कुशल, साक्षी, ध्रुव, सबको मेरी आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून ध्रुव। अभी तक आप लोगों ने मेरे को केवल YouTube पे देखा होगा, है ना? पहली बार हम लोग मिल रहे हैं ऐसे। कुशल, गुड आफ्टरनून मोहन। गुड आफ्टरनून साक्षी। गुड आफ्टरनून नंदिनी। गुड इवनिंग आदित्य। गुड आफ्टरनून अंगद। गुड आफ्टरनून शालिनी। गुड आफ्टरनून यश। कैसे है सब लोग? बढ़िया। वंश, गुड इवनिंग। चलिए 2 मिनट और देख लेते हैं। तब तक बताइए सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? जनवरी में पेपर देना है। यश, लॉ की टेंशन आज से खत्म कर दो। नंदिनी सर आपके साथ ठीक ही चल रही है? ठीक नहीं, बढ़िया चलेगी। यूट्यूब पे कोई बैकलॉग तो नहीं है किसी का? हाँ कुशल, मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने मंगवाई है सर्टिफाइड कॉपी तो मैं आपको बता दूंगा, आप मेरे को भेजना और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर फोड़ने के बाद भी 40? कोई बात नहीं आदित्य। अक्ष, अक्ष बेटा क्लास का शेड्यूल यही रहेगा, 4 to 5:30। कोई बात नहीं, बैकलॉग है, कोई बात नहीं, सब कवर अप हो जाएगा। हाँ नंदिनी, कंप्लीट है, याद नहीं रहता, ठीक है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज देखो, सबसे पहले मुझे अपने बारे में तो बताने की जरूरत है नहीं, मेरा नाम सबको पता ही होगा, प्रतीक सर। रजत सर ने इंट्रोड्यूस करवाया था, है ना? ओके शुभम, क्यूए की वजह से रह गया। हाँ शिवा, बिल्कुल सही जगह आए हो, यही है क्लास, गलत रास्ते पे नहीं चल रहे हो। देखो, लॉ की टेंशन जो है ना, वो अब पूरी तरह से छोड़ दो, अपने दिमाग से निकाल दो। मैं इस बात की श्योरिटी तुम लोगों को देता हूं, ठीक है, कि जब हम लोगों का 30वां दिन होगा ना, मैंने 1 मंथ के लिए बोला है, तो जब हम लोगों की लास्ट क्लास होगी ना, सबके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका होगा लॉ को लेकर के। मतलब आप ये समझ लो कि ये 1 महीने में आपका पूरा लॉ प्रिपेयर हो जाएगा, फिर एग्जाम तक आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं रहेगी, एग्जाम तक आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना, लॉ की टेंशन आप मेरे ऊपर डाल दो।
कोई बात नहीं वंश, कोई बात नहीं। अब देखो जो पहले हो गया है अभी उसको बिल्कुल छोड़ दो। किसी के 23 हैं, 33 हैं, उसको अपने दिमाग से भी निकाल दीजिए आप। ठीक है, पीछे क्या हो गया हमें उस पर फोकस नहीं करना है। अभी आगे क्या है, ठीक है ना। आगे हम लोगों को 60s और 70s के लिए जाना है। अपने दिमाग से निकाल दो कि 40 नंबर और 50 नंबर वाला ये जो फिगर होता है ना, ये अपने दिमाग से निकाल दो। अभी पीछे कितने मार्क्स आए हैं उस पे आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। नमन बेटा, उसकी तो तुम्हें खैर टेंशन लेनी भी बनती है क्यूए की। ठीक है, अभी जनवरी में एग्जाम है, तो तुम जैसे भी पढ़ रहे हो, जहां पर भी पढ़ रहे हो, तो प्रॉपर प्रैक्टिस करो। देखो क्यूए तो मेन प्रैक्टिस का है। नंदिनी बेटा, लॉ की टेंशन बिल्कुल भी मत लो, वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। हाँ प्राची, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ध्रुव ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं मेरे दिमाग से स्लिप कर गया था इस बात को डिस्कस करना, और मैंने सोचा था कि कभी भी हम लोग जब आमने सामने बैठेंगे ना, तो इस चीज को डिस्कस जरूर करेंगे। बहुत सारे बच्चों के मैंने कमेंट्स देखे थे, और बच्चे बोल रहे थे कि सर यूट्यूब पे क्लासेस कब खत्म होंगी और सिलेबस कब तक चलेगा। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, फैकल्टीज के ऊपर थोड़ा सा तो ट्रस्ट लेकर के चलना पड़ेगा। जब मैंने आपको कमिट कर दिया कि 10 दिसंबर तक सिलेबस खत्म करेंगे, एक दो दिन आगे पीछे, क्योंकि देखो संडे को क्लास नहीं डालना है। ठीक है, संडे को एक दिन तो ऑफ बनता ही है, तो एक दो दिन आगे पीछे, लेकिन मैंने आपको एक टेंटेटिव डेट बता दी थी कि 10 तारीख तक, तो 10 तारीख तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इवन ये जो हम लोग इसमें कर रहे हैं ना, आ, ये जो हम लोगों का लॉ लेखन वाला कोर्स है जो आप लोगों ने ज्वाइन किया है, ये खत्म होने से पहले यूट्यूब में आपकी सारी क्लासेस खत्म हो चुकी होंगी। यानी आप सारे के सारे वीडियोस देख चुके होंगे, तो यहाँ पर हम लोग अच्छे खासे डाउट्स भी ले सकते हैं। मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना। और इस पे भी हम लोग, यहाँ पर भी हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उसका भी रिवीजन करने वाले हैं। तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो कि यूट्यूब पे सिलेबस कैसे होगा, कब कंप्लीट होगा। जब मैंने और रजत सर ने कमिटमेंट कर दिया तो फिर कर दिया। अब उस पे अपने दिमाग में ये टेंशन लेना छोड़ दो कि सिलेबस खत्म होगा कि नहीं होगा। अभी आपको फोकस करना है केवल और केवल पढ़ाई पर। मेरी बात समझ में आ रही है ना सबको? हाँ निहाल, अभी हम लोग पूरी प्लानिंग डिस्कस करेंगे। कंपनीज एक्ट भी होगा बेटा, कंपनीज एक्ट भी होगा। हाय यश, गुड इवनिंग। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले तो देखो, मैं आपको इस कोर्स को इंट्रोड्यूस करता हूं, इस कोर्स के बारे में बताता हूं कि एग्जैक्टली ये लॉ लेखन है क्या। ठीक है, और कैसे आप लोगों की प्रिपरेशन इसमें होने वाली है। तो इसको देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक प्लानिंग के साथ में अगर चलेंगे ना, तो 100% सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो लेकिन सिलेबस स्टार्ट करने से पहले, कोर्स स्टार्ट करने से पहले, मैं एक चीज आपको, एक कमिटमेंट करूंगा मैं यहां पर बैठ करके। ठीक है, कि लॉ की टेंशन अभी मेरे ऊपर छोड़ दो। अभी आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है लॉ को लेकर के। आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस कर रहे हो, करते रहो। केवल लॉ पे फोकस मत करो, सारे सब्जेक्ट्स में फोकस करो। लॉ की टेंशन जो है ना, वो प्रतीक सर के ऊपर छोड़ दो। अगर तुमने मेरे साथ ये टाइम अच्छा स्पेंड कर लिया 17 दिसंबर तक का, तो इस बात की श्योरिटी मैं देता हूं कि आपका लॉ, मतलब आप फोड़ दोगे लॉ का पेपर, और वाकई में फोड़ दोगे। 70-80 नंबर कहीं नहीं गए आपके। लेकिन बस ये 30 दिन हम लोगों ने जो भी प्लानिंग करी है, उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अपना दिमाग बिल्कुल भी मत लगाना। और अगर कहीं पर कोई बैकलॉग होता भी है ना, तो उसमें बिल्कुल मेरे को सही सही बता देना कि सर मेरे से ये हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा। और इसी वजह से लाइव क्लास का, देखो लाइव क्लास का यही फायदा होता है, एक टीचर और एक स्टूडेंट आमने सामने बैठ करके बात कर सकते हैं। मैं आपके डाउट को समझ सकता हूं, सुन सकता हूं, आपके पूरी की पूरी डाउट सॉल्विंग होगी। मैं एग्जाम तक पूरा आपका साथ दूंगा। ये कोर्स खत्म भी हो जाएगा ना, तो भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा।
और जब रिजल्ट आएगा और लॉ का पेपर फोड़ करके आओगे ना, जब अच्छे मार्क्स आएंगे, तब हम लोग बिल्कुल मिलेंगे भी। ये मेरा प्रॉमिस है सबसे। लेकिन ये 1 महीना मुझे आपका चाहिए, और पूरी डेडिकेशन के साथ में। मैं सबके सामने कह रहा हूं, इंस्टीट्यूट में ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि ये 30 दिन आप ट्रस्ट करो, और जो जैसा मैं कहूं वैसा आप फॉलो करो। लॉ में डरने की जरूरत नहीं है। आज के बाद से किसी भी स्टूडेंट को, कोई भी स्टूडेंट ये नहीं बोलेगा कि सर लॉ में डर लग रहा है। अब आप उसको छोड़ दो, अब आप उसकी टेंशन मेरे ऊपर डाल दो। मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना? हाँ प्रणव, सब याद रहेगा, सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं आपके, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है पूरे के पूरे बिजनेस लॉ के, पूरा का पूरा बिजनेस लॉ, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो, आपका निगोशिएबल हो, पार्टनरशिप एक्ट हो, कंपनीज एक्ट हो, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो, जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस करेंगे। उनसे रिलेटेड जितने भी केस स्टडीज हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज हैं, और मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको क्लास वर्क के लिए दूंगा, यानी उस कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो टेक्निकल क्वेश्चन है, वो हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे। कुछ मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। होमवर्क के लिए दूंगा, वो क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप उसकी कॉपी सबमिट करेंगे ऐप पर, और मैं आपको रीचेक करके वापस करूंगा, ठीक है। आपकी जितनी भी प्रैक्टिस शीट है, आपको डेली प्रैक्टिस शीट मिलेगी, और हर प्रैक्टिस शीट को चेक करके मैं आपको दूंगा। और देखिए, प्रैक्टिस शीट को चेक करने के पीछे का पर्पस क्या है, और प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करने के पीछे का पर्पस क्या है। अभी जैसे बहुत सारे बच्चों ने ये बात बोली कि उन्होंने लॉ का पेपर बहुत अच्छा किया था, 33 मार्क्स आए, 23 मार्क्स आए। एग्जैक्टली देखिएगा, समझिएगा प्रॉब्लम होती कहां पर है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम लोग पेपर में करके आते हैं ना, हम लोग को क्वेश्चन सारे समझ में आते हैं, और हम लोगों को लगता भी है कि हम लोगों का पेपर अच्छा हुआ है, बिल्कुल सही सही तो लिखा था, जैसा इसमें मॉड्यूल में लिखा हुआ है, जैसा हम लोगों ने नोट्स बनाए हैं वैसे ही तो लिखा हुआ था, फिर मार्क्स क्यों नहीं मिले। बहुत छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से मार्क्स कटते हैं, और आपको प्रैक्टिस करवाने के पीछे का पर्पस यही है, और आपकी कॉपी को चेक करने का पर्पस भी यही है, आपकी उन गलतियों को ढूंढना। देखो, गलती करना बुरी बात नहीं है, आदमी अपनी गलतियों से ही तो सीखता है। गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती को रिपीट करना वो गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर जितनी भी गलतियां करनी हो, हम लोग यहां पे कर लेंगे, ताकि मैं उन गलतियों को पकड़ करके इंडिविजुअली आप लोगों को बता दूं, देखो तुमने यहां पर ये गलती करी थी, यहां पे ये गलती करी थी। अब तुमको ये पता चल गया कि हाँ देखिए, यहां यहां पर मेरी गलतियां हो रही थी, अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। अगर एक बार गलती हमको समझ में आ गई, तो वो गलती हम एग्जाम में नहीं करेंगे। और अगर वो गलती आपने यहां पर नहीं करी, डायरेक्ट एग्जाम में करी, तो सुधरने का मौका ही नहीं मिलेगा। अभी जितनी भी गलतियां करनी है आप कर लो। जो टेस्ट होते हैं ना, जो प्रैक्टिस शीट्स होती हैं, वो क्यों होती हैं? वो गलती करने के लिए तो होती हैं। हमें जो भी गलती करनी है हम अभी करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि मेरी गलतियां हैं क्या क्या, और फिर उन गलतियों पे हम लोग काम करेंगे, उन गलतियों को फिक्स करेंगे, और फिर वो गलतियां एग्जाम में रिपीट नहीं होंगी। तो मेन पर्पस, ये जो लॉ लेखन का कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया है ना, उसका मेन पर्पस यही था। और जब इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके होंगे, सोचो कि क्लास में भी क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए, घर पे भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। जब इतने सारे क्वेश्चन हम लोग देख करके जाएंगे, तो अब ये मान करके चलो कि जो 40% पेपर है ना, वो रिपीट ही होता है। और जब सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन हमने रिवाइज कर लिए, उससे रिलेटेड हम लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बचा क्या? एक ये अंदर से कॉन्फिडेंस होता है, यार हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, पेपर तो इसी में से ही आएगा ना, और पेपर उसी में से ही आएगा। मैंने जो भी प्रैक्टिस शीट में आपको क्वेश्चंस दिए हैं, अगर वो क्वेश्चन आप लगा लेते हो, तो आप ये मान करके चलो कि 80% पेपर आपका उसी में से ही आएगा। नाम चेंज हो जाए, हो सकता है, लेकिन प्रोविजन वही रहेगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? कोई डाउट किसी को?
हाँ दिनेश, देखो ये तो गलती है ही। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेक्चर देखते रहते हैं, रीडिंग करते रहते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलता जब तक लिखोगे नहीं। देखो एक वर्ड है ना, पढ़ाई लिखाई, जो पूरा वर्ड था पढ़ाई लिखाई, तो लिखना बहुत जरूरी है। पढ़ना तो जरूरी है ही, लेकिन लिखना भी बहुत जरूरी है। जब तक लिखोगे नहीं तब तक लॉ को क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल होगा। अब देखो यहां पर अर्श, अर्श बेटा, लॉ याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। आपको चीजों को मेमोराइज करने के मार्क्स नहीं मिलते एग्जाम में, ये बात भूल जाओ। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बहुत बार होता है कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में बताना क्या है, हम अपने मन से कुछ भी लिख करके चले आते हैं, तो कभी भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका नाम क्या है, आप बता रहे हो कि माई फादर नेम इज ये और आई एम लिविंग इन दैट एरिया, तो क्या मैं आपको मार्क्स दूंगा? मैंने तो आपसे पूछा ना कि आपका नाम क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, लेकिन मैंने उसकी लेंथ बढ़ाने के लिए क्या किया, अपने फादर का भी नाम बता दिया, मैं कहां पर रहता हूं वो भी बता दिया, तो क्या मैं आपको मार्क्स दूंगा? मैंने तो सिंपल सी चीज पूछी ना, आपका नाम क्या है। एग्जामिनर जो पूछ रहा है अगर मैं उसी का ही जवाब दे रहा हूं तभी मार्क्स मिलेंगे। इररिलेवेंट अगर आप लिख करके आओगे तो कभी भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। हम्म, तो ये सारी जितने भी आपके डाउट्स हैं ना कि अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, बुकिश लैंग्वेज में लिखेंगे, ये सारी चीजें हम लोग धीमे धीमे करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट प्रोविजन किए, उसके बाद में केस लॉस या जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो किए। दूसरा, डेली क्लास में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को पढ़ेंगे, ठीक है, उनसे रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स होंगे, भाई मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आप जितने भी लोग हो, सब लोग, ठीक है, आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं एक बार लॉ पढ़ी होगी या यूट्यूब पे वीडियोस भी देख करके आए होगे, तो उससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो डाउट्स हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोग 3 स्टेप में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे इन 30 डेज। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए स्टार्टिंग जो हम लोग करेंगे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही करेंगे, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, देखिए जो चैप्टर है, पहला वाला चैप्टर है आपका इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सेकंड चैप्टर है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर उसके बाद में सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट के बाद में आपका एलएलपी, एलएलपी के बाद में कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट के बाद में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये पूरा आपका सिलेबस है, ठीक। हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जितनी भी यूनिट्स हैं पहले उन यूनिट्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे के चैप्टर्स को कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यूनिट 1, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये तो आप लोगों को रट गया होगा, ठीक है, लेकिन तो भी फटाफट से एक हल्का सा मैं इसका एक बेस आपको बता रहा हूं कि देखिए नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट हम लोग नॉर्मली अपनी लाइफ में डेली रूटीन में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि उसके लीगल एक्सपेक्ट्स क्या हैं, क्या उसके कैसे उसमें हम राइट्स को इन्फोर्स कराते हैं, क्या हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस अराइज होती हैं। तो जब हमें जो लीगल वेज हैं अगर हमें उसके बारे में पता ही नहीं है, उसके क्या टेक्निकल्स हो सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कोई हो सकता है कि मेरे ऊपर सूट फाइल कर दे, कई बार हो सकता है मेरा नुकसान हो गया लेकिन मुझे पता ही नहीं कि यार मैं अपने नुकसान की भरपाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो ये सारी की सारी चीजें दूर होती हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वैसे तो देखो तो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एक लॉ प्रोफेशनल, जैसे आप सीए कर रहे हो तो जो लॉ प्रोफेशनल्स है ना उनके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी आपके क्लाइंट्स होंगे जब आप सीए बन जाओगे ना, तो या तो आप जॉब करोगे या प्रैक्टिस करोगे, तो जितने भी आपके क्लाइंट्स होंगे उनको अगर कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट बनवाना है, कोई भी ड्राफ्टिंग करानी है, तो सीधे आप ही के पास में आएगा और आपसे बोलेगा इस तरीके का एक कॉन्ट्रैक्ट आपको ड्राफ्ट करना है। तो आपको वो पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें टर्म्स ऑफ कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सी टर्म्स ऑफ कंडीशन डालनी चाहिए, कैसे हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें एक प्रोफेशनल को जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली यही आपको बताता है
क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या ऑब्लिगेशंस होती हैं। सबसे पहले एक बार हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, नाम में क्या लिखा हुआ है? 1872, यानी कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। कोई बता सकता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले इंडिया में कौन रूल करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले इंडिया में कौन रूल करता था? किसी को आइडिया है? मुगल्स, बिल्कुल सही। देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर के आई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक। ब्रिटिशर से पहले कौन थे? मुगल्स थे, ठीक। अब अच्छा, एक चीज ये बताओ, जब मुगल्स थे तो क्या इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट होते थे? फटाफट से बताओ, इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे? जब मुगल्स थे तो क्या इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट होते थे? मुगल सल्तनत होते थे। तो नंदिनी भी बोला यस यस यस, सब लोग कह रहे हैं यस। चलो अच्छा भाई, इतने लोग कह रहे हैं कि यस होते थे तो इसका मतलब होते ही होंगे। जब मुगल्स में कॉन्ट्रैक्ट होते थे तो फिर उस एक्ट का नाम क्या था, उस कानून का नाम क्या था? कोई आइडिया किसी को? सौदा। मुगल कॉन्ट्रैक्ट। हम आपके साथ एक सौदा करेंगे। नहीं, मुझे सौदा नहीं करना। ठीक है, देखो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मुस्लिम्स में जैसे निकाह होता है तो बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें कबूल है बोलते हैं। दो टर्म होते हैं, एक इजब और एक कबूल है। इजब का मतलब होता है प्रपोजल, ठीक है, और कबूल है का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, ठीक। हाँ बिल्कुल, देखो, मॉमडन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, तो बेसिकली ये जो इन दोनों के बीच में एक और मैं बना लेता हूं, हिंदू, ठीक। देखो, जब ब्रिटिशर्स यहां पर आए थे ना, तब यहां पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलता था। तब बेसिकली था क्या, तब जैसे मुगल्स थे, ठीक है, यहां पर, तो अगर वैसे अगर देखो टेक्निकल बेसिस पर, तो ये जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस वाला फॉर्मूला है ये यहां से आया, ठीक। लेकिन इनके में कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं थी, सॉरी, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं थी। लीगल फॉर्मेलिटी का मतलब जैसे कंसीडरेशन हो गया, फ्री कंसेंट हो गया, और जो बाकी कैपेसिटी टू पार्टीज हो गया, ये जितने भी हम लोगों ने सेक्शन 10 में पढ़े हैं ना, तो वो सेक्शन 10 वाले जो फीचर्स थे वो नहीं थे। केवल एक चीज थी, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। हिंदुओं में क्या होता था? हिंदुओं में जब भाई कानून जैसी कोई भी चीज ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर के आई, पहले इंडिया में कानून वाला हिसाब किताब ही नहीं था। इंडिया में क्या चलता था? इंडिया में कानून नहीं थे, इंडिया में वेद चलते थे। वेद पता है कितने तरह के होते हैं? 4 तरीके के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक। तो इंडिया में हिंदू क्या करते थे, वो वेदों पे, वेदों के बेसिस पर जो भी पुराण लिखे गए, जो भी धर्मशास्त्र लिखे गए, ठीक है, उसी को ही फॉलो करते थे। एक वर्ड आपने सुना होगा कि एक श्रुति और स्मृति, ठीक, श्रुति और स्मृति, इंडिया में यही फॉलो किए जाते थे। आधे देश में श्रुति, आधे देश में स्मृति, ठीक। उसी तरीके, अब ये श्रुति और स्मृति जो है ये आए कहां से? ये आए आपके वेदों से। अब ये श्रुति और स्मृति होते क्या है उसको समझना। श्रुति का मतलब क्या होता है? श्रुति का मतलब होता है सुनना। श्रुति का मतलब क्या होता है? सुनना। जो
पुरानी चीजें सुनी हैं, जैसे रामायण हो गया, जैसे रामायण हो गया, ठीक है, महाभारत, अब इसकी पूरी की पूरी स्टोरी है ना, तो लोगों ने सुना और सुनने के बाद में उसको अडॉप्ट किया। स्मृति, स्मृति का मतलब मेमोरी, याद रखने वाली चीजें, ठीक है। तो अब देखो, जो वेद है, वेदों में तो चीजें लिखी हुई हैं, वेदों को एक्सप्लेन किया गया, वेदों को एक्सप्लेन करने के बाद में कुछ चीजों को तो नोट डाउन कर लिया गया, कुछ चीजों को याद कर लिया गया कि हाँ भाई ऐसे से ऐसा करना है। तो हिंदुओं का जितना भी हिसाब किताब था वो सब कुछ उसी पे बेस था, यानी कि वेदों पे बेस था। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक। उसी तरीके से जो मुस्लिम्स थे, तो मुस्लिम्स मुस्लिम लॉ को फॉलो करते हैं। मुस्लिम लॉ किस पे बेस्ड है? कुरान पे। अब देखो दोनों में कॉमन चीजें क्या है, चाहे आप कुरान ले लो, चाहे आप वेद ले लो, इन दोनों को ही बोला गया है वॉइस ऑफ गॉड। इन दोनों को ही वॉइस ऑफ गॉड बोला गया है, वॉइस ऑफ अल्लाह एंड वॉइस ऑफ गॉड, यानी जो भगवान की बातें हैं वो हम लोग फॉलो करते हैं। इसी बीच में आ गए ये ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने देखा कि यार इंग्लैंड का और इंडिया का, इन दोनों के कल्चर में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, तो हम उठा करके पूरा का पूरा इंग्लैंड के जितने भी कानून है उसको इंडिया में नहीं ला सकते। तो इन्होंने क्या किया कि इंडिया में पहले जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, ठीक है, उन मेट्रोपॉलिटन सिटीज पे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जब रूल हुआ तो उन उन सिटीज में तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अप्लाई कर दिया गया, और जिन जिन कानून को, जिन जिन लॉज को ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी, उन उन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में उसको अप्लाई कर दिया गया। और बाकी का जो पूरा देश बचा, या बाकी के जितने भी शहर और जितने भी विलेज बचे, तो वो जैसे जैसे उनकी कस्टडी में आते गए, वैसे वैसे वो लोग लॉ अप्लाई करते रहे, और जब तक वहां पर सारे के सारे लॉज अप्लाई नहीं हुए, तब तक उन्होंने क्या किया, तब तक उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने देखा कि कस्टम के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो सही लगा वैसे ही डिसीजन दे दिया गया। तो अगर रियलिटी में देखो तो जो कानून आया है वो कानून लाया कौन? ब्रिटिशर्स। लेकिन एक चीज ये भी है, ब्रिटिशर्स को कानून किसने दिया? कोई बता सकता है? भाई इंडिया में तो ब्रिटिशर्स लेकर के आए, लेकिन ब्रिटिशर्स को कानून किसने दिया? किसी को आइडिया? भाई इंडिया में तो ब्रिटिश रूल आया, ठीक है, और ब्रिटिशर्स यहां पर लॉ लेकर के आए, लेकिन ब्रिटिशर्स को किसने दिया? मुगल्स ने। मुगल्स ने ब्रिटिशर्स के ऊपर कभी भी रूल थोड़ी ना किया, ब्रिटिशर्स कभी भी नीचे थोड़ी ना रहे मुगल से। कोई आइडिया किसी को? अच्छा एक चीज ये बताओ, क्या ब्रिटिशर्स के ऊपर कभी किसी ने रूल किया है? ब्रिटिशर्स के ऊपर किसी ने शासन किया? जैसे हम लोग इतने सालों तक गुलाम रहे, क्या ब्रिटिशर्स भी गुलाम थे? रोमन्स। रोमन्स ने पूरी दुनिया में रूल किया, इंडिया को छोड़ करके, ठीक है, रोमन्स। और अगर देखा जाए कि लॉ का आविष्कार किसने किया था, लॉ का इन्वेंशन किसने किया था, वो रोमन्स ने किया था। और रोमन्स ने ब्रिटिशर्स के ऊपर बहुत सालों तक रूल किया है। तो रोमन्स ने लॉ दिए ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में रूल किया, तो ब्रिटिशर्स ने वो लॉ स्प्रेड किए सब जगह पर। तभी तो जब आप देखो, मैं मान करके चल रहा हूं कि आप लोग पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, ठीक है, तो हम लोग रिवीजन यहां पर कर रहे हैं सारी चीजों का। बीच बीच में आप लैटिन वर्ड पढ़ते हो, तो लैटिन वर्ड क्यों आए हैं? लैटिन वर्ड इसी वजह से आए हैं। नहीं कविश, अभी मैं बता रहा हूं, बिल्कुल आउट ऑफ टॉपिक नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, अभी मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो जो लैटिन टर्म आए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या बाकी के लॉज में भी, तो वो उसको लाने के पीछे का पर्पस यही था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनके जो लॉज थे उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में,
लेकिन अब हर एक लैटिन टर्म को तो ट्रांसलेट कर नहीं पाए, और उनकी भी हैबिट्स पड़ चुकी थी लैटिन टर्म को फॉलो करने की, तो वो ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट किए और हमने ब्रिटिशर्स से अडॉप्ट किए, तो हमारे उनके साथ साथ में लैटिन टर्म हमारे पास में भी आ गया। अदरवाइज हम लोग या तो हिंदी या तो इंग्लिश, लैटिन टर्म का हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, इसी वजह से हम लोगों को लैटिन टर्म पढ़ना होता है। अब देखो कविश ने बोला वेट वेट वेट, अब देखो कविश ने बोला कि सर हाँ, तो अब देखते हैं, मॉड्यूल पे आते हैं। अगर आप लोगों के पास में मॉड्यूल हो तो एक बार निकाल लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जो यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ बिफोर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसकी मैंने आपको समरी बताई है। इसमें अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए कि मॉड्यूल में अगर कुछ भी गिवन है, अब राइटिंग प्रैक्टिस की ही हम लोग बात कर रहे हैं, और हम लोग कहां कहां पर हम लोग गलतियां करते हैं और कैसे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, अब मैं उस पे आता हूं, ठीक। अब जैसे मैंने आपको पूरी कहानी बताई, पूरी स्टोरी बताई, स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि सर इन सब कहानियों का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये सारी कहानी तो बेकार की है और ना ही इससे कभी क्वेश्चन आते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखना, देखो जैसे मॉड्यूल होता है ना, मॉड्यूल बाइबल है, यानी आपकी सारी समस्या का जो समाधान होता है वो मॉड्यूल में दिया होता है। हम लोग भले ही शॉर्ट नोट्स बना लें या और भी जो फैकल्टी से, जैसे अभी यूट्यूब की क्लास जो ले रहा हूँ वो नोट्स से ले रहा हूँ, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था कि एक महीने में पूरे के पूरे मॉड्यूल से मैं डिटेल में आपको पढ़ा पाऊं, ये इररिलेवेंट चीज थी और इम्पॉसिबल चीज थी, तो मैंने मॉड्यूल नहीं उठाया। अदरवाइज मैं पिछले 12-13 सालों से जब भी पढ़ा रहा हूं तो मैं स्टूडेंट्स को मॉड्यूल जरूर रेफर करता हूं, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं मॉड्यूल से जरूर पढ़ो। लेकिन चूंकि हमारे पास में टाइम कम था, हम लोगों को सिलेबस भी पूरा करना था, तो मैंने आपको सब पीपीटीज वगैरह सब प्रोवाइड करी। अब उसके बाद में रिवीजन हम लोग मॉड्यूल से कर रहे हैं, तो मॉड्यूल की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें वो हम लोग करके जाएंगे, पता नहीं क्वेश्चन कहां से आ जाए। एग्जाम में अगर पेपर को टफ बनाना होता है तो आईसीएआई के पास में राइट है कि पूरे मॉड्यूल में से वो कहीं किसी लाइन से भी वो क्वेश्चन उठा करके दे सकता है। तो ये जो पूरी की पूरी मैंने आपको कहानी बताई है ना, जब आप इसको पढ़ोगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ बिफोर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये छोड़ देते हैं, इसकी थ्योरी पढ़ते ही नहीं। अब देखो यहाँ पर वही पूरी थ्योरी लिखी हुई है कि यहाँ पर पहले देखिए इजब था, ठीक है, फिर इजब का मतलब प्रपोजल, फिर कबूल है, ठीक है। तो ये इसकी समरी आपको पढ़नी है। इसमें मैं आपको बता दे रहा हूं आपको कौन सा पैरा पढ़ना है, ये वाला पैरा पढ़ना है आपको, आप टिक लगाते रहना, ठीक है। हिंदू लॉ वाला पढ़ना है, हिंदू लॉ वाले में देखिए यहाँ पर इस चीज को अंडरलाइन करिएगा, मैंने पहले से ही करके रखी है। अकॉर्डिंग टू नारद स्मृति, समवन ऑफ एज अप टू 8 ईयर इज कंसिडर्ड एज एन इन्फेंट। Age from 8 years to 16 years is considered as boyhood, and after 16 years the person is competent to enter into contract। यानी कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 16 साल में मेजोरिटी हो जाती है, क्योंकि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग एक कोई भी पर्सन अगर 16 साल के बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। मेरी बात सबको समझ में, तो ये इररिलेवेंट नहीं है, ये रिलेवेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में बिल्कुल ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ बिफोर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आया या 6 नंबर का क्वेश्चन आया तो आपको वहां पर ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी, ठीक है। और ये वाला पैरा, ये पैरा आपको करना है और इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क करना। आप स्कैनर में देखोगे तो प्रीवियस ईयर में नहीं आया, लेकिन प्रीवियस ईयर में नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि कभी आ नहीं सकता, आपको पढ़ करके सब कुछ जाना है। देखो हमारे अंदर जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो कैसे बिल्ड होगा, जब हम सब कुछ पढ़ करके जाएंगे, ठीक है। और इसी वजह से मैंने ये चीज आपको बोली कि मैं पूरा प्रॉपर एक एक प्रोविजन का आपको रिवीजन करवाऊंगा, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कोई भी चीज छूट गई है आपकी उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे। तो ये 3 पैरा आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और अगर इन 3 पैरा में आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, कोई भी डाउट होता है, तो इसको आप कल की क्लास में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? फारूक, कविश, सिमरन, शिवा, अमनदीप, नंदिनी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
ठीक है। देखो हम लोगों के मार्क्स अगर पहले कम आए हैं तो किसी ना किसी गलती की वजह से आए हैं ना, तो वो गलतियां अब हमको नहीं करनी है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, हम लोग यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे। भले ही आपने पढ़ा हो, लेकिन कुछ समय के लिए अपने दिमाग को थोड़ा सा ब्लैंक करो। जब हमारे दिमाग में पुरानी चीजें घुसी रहेंगी तो नई चीजें हम कहां से उसमें डालेंगे। तो थोड़े समय के लिए अपना माइंड ब्लैंक करो। जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जितना मैं बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। कोई भी चीज समझ में ना आए, तुरंत के तुरंत उसको मैसेज करो। ठीक है। तो हम लोग 30 दिन एक अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, ताकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और प्लस साथ में तुम्हें हर एक चीज की नॉलेज होना जरूरी है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए तुम्हें सब कुछ आता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये तो आपका हो गया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आने से पहले कॉन्ट्रैक्ट लॉ की इंडिया में क्या पोजीशन थी। उसके बाद में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहां पर पूरी तरीके से अप्लाई किया, तो देखिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक। हरगुन बेटा, ये अच्छा, उसमें इंटॉक्सिकेटेड पर्सन आया था। देखो इंटॉक्सिकेटेड पर्सन का मतलब जो नशे की हालत में हो, जो नशे की हालत में होता है, जिसने शराब पी हो, कोई नशा किया हो। देखिए, तो सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक जो है वो आपका जनरल प्रिंसिपल का पार्ट है। ठीक है। उसके बाद में हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे, जो स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी। ठीक है। तो चलिए, ये सारी चीजें तो आपने पढ़ी होंगी। अब आते हैं मेन हम लोग इस पे। यहां तक की कहानी क्लियर? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? प्राची, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? अब देखिए मेन टॉपिक आया, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का देखिए मतलब क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सबको पता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। हाँ बिल्कुल, ये क्लास की रिकॉर्डिंग भी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज एच में। अब देखो एक चीज पते की, ठीक, जो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको एक कॉपी और एक पेन ले लो, ये आपके काम में आएगा। क्योंकि जो भी बातें मैं बोलूंगा ना, वो राइटिंग से ही रिलेटेड होगी। ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो हम लोगों के दिमाग से निकल जाती हैं। अब देखो ये जो डेफिनेशन है ना, सेक्शन 2 क्लॉज एच में दी गई है। डेफिनेशन कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती। एग्जाम में डायरेक्टली कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंसीडरेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल। ये डेफिनेशंस कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती। लेकिन डेफिनेशन याद अगर करोगे ना, कुछ डेफिनेशन याद कर लो, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, कहीं पर नोट डाउन कर लेना। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आप याद कर लो, ऑफर की डेफिनेशन याद कर लो, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन याद कर लो, कंसीडरेशन की डेफिनेशन याद कर लो। इतनी डेफिनेशन विद सेक्शन, सेक्शन तो 2 ही है भाई, सेक्शन तो 2 ही है। बस क्लॉज, क्लॉज के साथ में आप याद कर लो। केवल 4 डेफिनेशन मैंने बोली। अब ये डेफिनेशन का पर्पस क्या है, देखो एग्जामिनर कभी भी मार्क्स आपको, एग्जामिनर को जब कॉपी मिलती है ना, जैसे सपोज करो कि मेरे पास में 100 कॉपियां आई और मेरे को 100 कॉपीज चेक करने के लिए मिली, तो मेरे को इंस्ट्रक्शन पता है क्या होंगे। 15% बच्चों को पास करना है, यानी 100 में से 15 बच्चों को पास करना है। 85% स्टूडेंट्स को फेल करना है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हमें फेल करना है। तो मैं जो जिसकी भी कॉपी उठाऊंगा ना चेक करने के लिए, तो यही सोच करके उठाऊंगा कि यार इस बंदे को मुझे फेल करना है, क्योंकि आईसीआई की गाइडलाइन से ज्यादा बच्चों को फेल करना है। तो मैं फेल करने की इंटेंशन से कॉपी चेक करूंगा, पास करने की इंटेंशन से नहीं। लेकिन अगर किसी बंदे की कॉपी एक मेरे पास में ऐसी आ गई कि मुझे मजबूर होकर के उसको पास करना पड़ रहा है, मजबूर होकर के उसको मार्क्स देने पड़ रहे हैं, उसी स्टूडेंट के ज्यादा मार्क्स है। आपको एग्जामिनर को मजबूर कर देना है कि मैंने ऐसी चीजें लिखी हैं, ऐसा प्रेजेंटेशन किया है कि आपकी मजबूरी है, आप मेरे को मार्क्स दोगे, नहीं दोगे तो मैं आपसे बिल्कुल पूछूंगा कि आपने किस बात के मार्क्स काटे। मेरी बात समझ में आ रही है ना।
डेफिनेशंस कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन अब जैसे मान लीजिए कंसीडरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया, ऑफर से रिलेटेड क्वेश्चन आया, ये एक ऐसे टॉपिक है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का मिलेगा। तो आपने क्या किया, स्टार्टिंग के तीन चार क्वेश्चंस जो आप सॉल्व कर रहे हो उसमें अच्छे से करो, ब्लैक पेन से हेडिंग डालो, अंडरलाइन करो, ठीक है, जो कि कीवर्ड्स वगैरह उसको प्रॉपर अंडरलाइन करो, ब्लैक पेन से डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। आसान सी तो डेफिनेशन है, सेक्शन 2 क्लॉज एच, सेक्शन 2 क्लॉज एच क्या बोलता है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, बस यही तो डेफिनेशन है। अब आपने ये एक लाइन लिख दी ना ब्लैक पेन से सेक्शन और क्लॉज डाल करके, तो एग्जामिनर का मन पहले ही प्रसन्न हो जाएगा आपसे, पहला पेज देखते ही या दूसरा पेज देखते ही, और वो उस क्वेश्चन में तो आपको पूरे मार्क्स देगा। मैं समझा नहीं मीत सर, प्रोविजन ने लाइक तो मार्क्स मिलेंगे ही, प्रोविजन के लाइक पूरे मार्क्स मिलेंगे बेटा, ये आपको सोचना ही नहीं है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मेरे को 3 मिल जाए, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो मेरे को 2 मिल जाए, नहीं, हम लोग फुल मार्क्स के लिए जा रहे हैं, हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं। मैंने भी क्या बोला, आप 40 50 60 नंबर के लिए मत सोचो, अभी आप केवल फोकस करो, जो गलतियां हम पास्ट में करके आए हैं वो गलतियां हमें अभी नहीं करनी है, अभी हमें कायदे की चीजों को समझना है, कायदे की चीजें समझनी है। और मैंने अभी फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं आपको, ये 30 दिन अगर आपने मेरी सारी बातों को मान लिया, सारे पॉइंट्स को पकड़ लिया, तो 30 दिन बाद लॉ के अंदर आपका वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि जब तक आप सीए नहीं बन जाओगे तब तक कभी भी लॉ से आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो डेफिनेशंस कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन डेफिनेशन आपके आंसर का पार्ट हो सकता है, और अगर है तो बहुत अच्छा है, इसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने सही डेफिनेशन अगर कोट करी है विद सही सेक्शन, और अगर सेक्शन में जरा सा भी कंफ्यूजन है तो मत लिखना, सेक्शन कभी भी गलत मत लिखना, सेक्शन हमेशा सही लिखना। अगर सेक्शन में 0.1% का भी डाउट आ रहा है कि यार ये था या ये था, छोड़ दो, सेक्शन गलत कभी मत लिखना। सेक्शन गलत लिखने से पता है क्या होगा, अब जैसे सपोज करो कि सेक्शन 2H है, अब आपके दिमाग में आ रहा है या H था या G था, अब आपने गलती से G लिख दिया, लेकिन सेक्शन 2 क्लॉज H बता रहा है, लेकिन आपने क्लॉज G लिख दिया, तो अब आप देखो तो आपने कानून का मतलब ही चेंज कर दिया, आपने एक्ट का मतलब ही चेंज कर दिया। एक्ट जो बात क्लॉज H में बोल रहा है और आपके अकॉर्डिंग एक्ट क्लॉज जी में बोल रहा है, जबकि रियलिटी क्या है कि जी में तो कोई और बात बोल रहा है, तो आपने तो कानून का उठा करके मतलब ही चेंज कर दिया ना, तो वहां पे एग्जामिनर आपको कभी भी मार्क्स नहीं देगा, लाख आपने थ्योरी अच्छी करी हो, लेकिन एग्जामिनर पूरा का पूरा आंसर काट करके 0 देगा आपको। तो सेक्शन में अगर जरा सा भी कंफ्यूजन है तो आप मत करो, क्योंकि अगर सेक्शन आपने कोट नहीं किया है, थ्योरी पूरी की पूरी सही लिखी है, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा यही तो होगा ना कि 6 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। और बहुत अच्छा हमने लिखा हुआ है, सारे पॉइंट्स डिटेल में बताए हुए हैं, सारी चीजें हमने बताई हुई हैं, पूरी थ्योरी कायदे की लिखी हुई है, तो ये भी हो सकता है सेक्शन के मार्क्स ना भी काटे। लेकिन अगर सारी की सारी थ्योरी बहुत अच्छे से लिखी हुई है और सेक्शन गलत लिख दिया है, तो बिल्कुल चांसेस इस बात के कि वो काट करके 0 देगा। हाँ बिल्कुल नंदिनी, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखो नंदिनी का क्वेश्चन है कि सर अगर कोई केस लॉ का क्वेश्चन कर रहे हैं और अगर उससे रिलेटेड कोई केस नहीं हो तो क्या करें, बिल्कुल हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि उससे रिलेटेड कोई भी केस लॉ नहीं है, मत लिखो, केवल आपको प्रोविजन करना है, प्रोविजन के साथ में आपको जो फैक्ट्स हैं वो, और वो अभी हम लोग क्लास में करेंगे, ठीक है, अभी हम लोग थ्योरी कर रहे हैं, अभी जो इस तरीके के क्वेश्चंस भी हम लोग साथ में करेंगे कि जो किसी केस लॉ पे बेस्ड हैं, और ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे जो किसी केस लॉ पे बेस्ड नहीं है। क्लियर नंदिनी? गौरव देखो, बिल्कुल अर्श, कोई बात नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट है, इस बार निकलेगा, बिल्कुल 100% निकलेगा। हाँ, इन्फोर्सेबल बाय लॉ पे अभी आते हैं, ठीक है। हाँ गौरव देखो, गौरव का एक क्वेश्चन है, उसको बता दें कि सर सेक्शन के बिना भी फुल मार्क्स मिल सकते हैं क्या? देखो एक चीज समझो, एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है,
ठीक है, कि कई बार ऐसा मैंने कई सारे स्टूडेंट्स की कॉपीज देखी हुई हैं, तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि उसने सेक्शन नहीं लिखा है, लेकिन लिखा उसने इतना अच्छा और एग्जामिनर ने दिल खोल करके नंबर दिए। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट को के ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं करता कि आप सेक्शन याद करो। ऊपर से आप लोगों का भी फाउंडेशन है, फाउंडेशन में आईसीआई भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको देता है। सीए इंटर में आ जाओगे तो वहां पर सेक्शंस की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि तब तक आप लॉ में पुराने हो चुके होगे, ठीक है। लेकिन फाउंडेशन में नया स्टूडेंट होता है, 12th पढ़ के आया और आप लॉ जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो, सारे के सारे सब्जेक्ट आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो, लॉ को जिंदगी में आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन आईसीआई देता है। स्पेलिंग एरर्स भी इग्नोर करी जा सकती हैं, ग्रामेटिकल एरर भी इग्नोर करी जा सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके के एरर्स को कभी कभी होता है, कंसिडर नहीं किया जाता। बिल्कुल, डेफिनेशन और मीनिंग में यही फर्क होता है। डेफिनेशन हमेशा आपको बुकिश लैंग्वेज में ही लिखनी है। मीनिंग का मतलब क्या होता है? मीनिंग का मतलब होता है आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। अगर किसी एग्जाम में मीनिंग ही पूछी जाती है, अगर मीनिंग लिख रहे हो तो मीनिंग का मतलब यू कैन डिफाइन ऑन योर ओन टर्म्स, आप अपने टर्म्स में उसको डिफाइन कर सकते हो। लेकिन अगर डेफिनेशन लिख रहे हो तो डेफिनेशन का मतलब वर्ड टू वर्ड, कॉमा बाय कॉमा, फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो सबसे पहले हम लोग देखिए इसी में ही आते हैं कि एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है और इन्फोर्सेबल बाय लॉ का होना जरूरी है। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट की डेफिनेशन देखिए सेक्शन 2 क्लॉज ई में दी गई है। सेक्शन 2 क्लॉज ई क्या बोलता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। देखिए ये चीज मैंने जब यूट्यूब पे क्लास डाली थी ना, तो भी इस चीज को बहुत अच्छे मतलब डिटेल में मैंने आपको बताया था। एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब तो मैं आपको रेसिप्रोकल प्रॉमिस बता सकता हूं, आप नए नहीं हो, आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस। देखो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। बिजनेस लॉ में क्या होता है? बिजनेस लॉ में दोनों पार्टीज अपने अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रही होती हैं और दोनों ही पार्टीज एक दूसरे को प्रॉमिस करती हैं। कोई आदमी क्या खुद को प्रॉमिस कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो कॉन्ट्रैक्ट के केस में दो पार्टीज तो होंगी होंगी। अब वो दोनों पार्टीज क्या कर रही हैं कि एक दूसरे को प्रॉमिस कर रही हैं। तो जब एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस बोलेंगे, क्योंकि एक प्रॉमिस, एक कॉन्ट्रैक्ट में दो प्रॉमिस हो रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं, तो क्या बन गया? एक सेट बन गया। तो चाहे वो यूनिलैटरल हो यानी कि वन साइडेड हो, और चाहे वो सेट ऑफ प्रॉमिस हो, अगर उसमें कंसीडरेशन है एक दूसरे के लिए, एक दोनों के लिए, कंसीडरेशन का दोनों के लिए होना जरूरी है, ठीक है, तो फिर उसको क्या माना जाएगा? उसको एग्रीमेंट माना जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहां हम लोगों ने पढ़ी? देखो मेरे साथ साथ बोलते रहो, ठीक है, अकेले बैठे हो, लेकिन हम लोग इस क्लास को बिल्कुल वैसे ही अटेंड करेंगे जैसे हम लोग क्लासरूम में फेस टू फेस हम लोग क्लासेस ले रहे हैं। आप ये मान करके चलो कि मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आप मेरे सामने बैठे हुए हो, आप बिल्कुल वैसे ही बोलो जैसा मैं बोल रहा हूं। सेक्शन 2 क्लॉज एच, सेक्शन 2 क्लॉज एच इस किसकी डेफिनेशन है? कॉन्ट्रैक्ट की। क्या बोलता है? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक अब दो चीजों का होना जरूरी है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अब एग्रीमेंट की डेफिनेशन कहां दी हुई है? हाँ बिल्कुल डीप में बताया था बेटा, ठीक। अब देखो एग्रीमेंट की डेफिनेशन, ये मेन पर्पस है डेफिनेशन याद करने का। जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ना, हम लोग इसी क्लास में ही याद करेंगे। ये जो आपने क्लासेस ली है ना, इसी क्लासेस में ही हम लोग याद करेंगे। बिल्कुल बेटा, राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, दोनों चीजें होंगी। इसी वजह से 1.5 घंटे की क्लास रखी है। पहले रिवीजन भी करेंगे, फिर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। जितने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो तो एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसी पे बेस्ड हम लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। अब देखो, तो यहां पर एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, सेक्शन 2 क्लॉज ई। तो दो डेफिनेशन याद हुई, सेक्शन 2 क्लॉज एच, सेक्शन 2 क्लॉज ई। अब उसके बाद में देखिए क्या बताता है? सेक्शन 2 क्लॉज बी डिफाइंस प्रॉमिस। अब प्रॉमिस की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लॉज बी में है। बताते हैं बेटा मीत बताता हूं, सब कुछ बताऊंगा, सारी आपके जितने भी कंफ्यूजन है सारी चीजें दूर करेंगे, ठीक है। अब देखो सेक्शन 2 क्लॉज बी ये क्या बता रहा है? ये प्रॉमिस की डेफिनेशन बता रहा है। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. जब कोई भी पर्सन
सामने वाले पर्सन को उसकी कंसेंट लेने की इंटेंशन से अगर कोई भी प्रपोजल रखता है और जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉमिस बोलते हैं। सबको पता है सेक्शन 2 क्लॉज बी। तो अब याद रखिएगा सेक्शन 2 क्लॉज एच किसका है, कॉन्ट्रैक्ट का। सेक्शन 2 क्लॉज ई किसका है, एग्रीमेंट का। सेक्शन 2 क्लॉज बी किसका है, प्रॉमिस का। ये तीन याद रखने हैं, ठीक है। और कोशिश करिएगा जब क्लास खत्म हो तो क्लास खत्म होने के बाद में ये तीनों डेफिनेशन अपने जो भी नोटबुक है, वो नोट जो भी कॉपी है हो या कोई भी आप कहीं पर नोट्स बना रहे हो, ये तीनों डेफिनेशन ब्लैक पेन से हेडिंग डाल करके विद सेक्शन विद क्लॉज अपने मन से कोशिश करिएगा लिखने की, ठीक है। तो लाइफ टाइम तक आप नहीं बोलोगे। तो अब देखिए कुछ चीजें इसमें दी गई हैं, तो इस डेफिनेशन से कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं। When the person to whom the proposal is made signifies his assent on that proposal which is made to him, the proposal becomes accepted. Accepted proposal becomes promise. अब आते हैं इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। ये एक टॉपिक ऐसा है इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ जिसमें स्टूडेंट्स को ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसमें मैं आगे की चीजों को भी एक साथ ही मैं आपको डिफाइन करके चल रहा हूं, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। एग्रीमेंट का तो मतलब हम लोगों ने समझ लिया, अब इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब समझते हैं। देखो इन्फोर्स कराना, इन्फोर्स कराने का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो आपके पास में राइट्स भी होते हैं और ऑब्लिगेशंस भी होती हैं, ठीक है। राइट्स भी होते हैं और ऑब्लिगेशन भी होती है। जो आपका राइट होगा वो सामने वाले के लिए ऑब्लिगेशन होगी। ये चीज मैंने क्लास में बताई थी, देखा था सब लोगों ने, ठीक है। जो मेरे लिए राइट होगा वो आपकी ऑब्लिगेशन होगी और जो आपके लिए राइट होगा वो मेरी ऑब्लिगेशन होगी। जैसे एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था कि ए ने बी से कार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया 5 लाख रुपए में, ठीक। अब ए बी को कार बेचेगा और बी ए को 5 लाख रुपए देगा। तो ए के पास में एक राइट है, क्या राइट है, 5 लाख रुपए लेने का। बी के पास में एक ऑब्लिगेशन है, किस बात की ऑब्लिगेशन है, 5 लाख रुपए देने की। तो इसके पास में 5 लाख का राइट है, इसकी ऑब्लिगेशन 5 लाख की है। इसकी ऑब्लिगेशन क्या है, इसको कार देनी है, और इसके पास राइट क्या है कि ये 5 लाख रुपए देगा तो कार तो लेगा। तो जो मेरे पास में राइट है, जो मेरा अधिकार है, वो आपकी ऑब्लिगेशन है, और जो आपका अधिकार है वो मेरी ऑब्लिगेशन है। और अगर दोनों पार्टीज में से किसी ने भी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं किया, अगर इन्होंने अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं किया तो ये ऑब्लिगेशन इनके लिए अधिकार हो गया। तो ये क्या करेंगे, अपने राइट को इन्फोर्स कराने के लिए, भाई इनका अधिकार था और इनके अधिकारों का वायलेशन हुआ तो इनको नुकसान तो हुआ होगा। अब जब इनके अधिकारों का, इनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो ये कहां जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। और कोर्ट में जाकर के क्या बोलेंगे, कोर्ट में जाकर के बोलेंगे कि सर देखिए ये मेरे पास में लीगल राइट था, ये मेरे पास में लीगल राइट था और इन्होंने मेरे राइट का वायलेशन किया। तो जब कोर्ट समझेगा और कोर्ट देखेगा कि यार वाकई में इनके राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो कोर्ट क्या करेगा, इनको कोई ना कोई रेमेडी प्रोवाइड करेगा, इनको कोई ना कोई रेमेडी प्रोवाइड करेगा। तो रेमेडी जब प्रोवाइड करी जाएगी तो क्या बोला जाएगा कि यहां पर इन्होंने अपने राइट्स को इन्फोर्स कराया। तो जब हमारे पास में ऐसे राइट्स होते हैं जिनको इन्फोर्स कराने के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी राइट्स होते हैं जिनके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। जैसे आपने पढ़ा ही होगा, जो सोशल नेचर के एग्रीमेंट होते हैं, जो पर्सनल नेचर के एग्रीमेंट होते हैं, जो डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट्स होते हैं, उसमें भी अधिकार आते हैं, उसमें भी अधिकार आते हैं, लेकिन वो अधिकार इन्फोर्स नहीं कराए जा सकते। अब अच्छा एक चीज बताओ, आप जब आप लोगों ने ज्वाइन किया तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर राइटिंग प्रैक्टिस कब करवाएंगे, हम लोग लिंक से जा रहे हैं, हट रहे हैं, मेन टॉपिक पे आइए। नहीं देखो ये मैंने आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोली कि मैं यहां पर ऑन रिकॉर्ड बैठ करके ये बोल रहा हूं कि मैं आपकी पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा, पूरे लॉ का प्रोविजन करवाऊंगा, मैं आपका साथ आपके एग्जाम तक नहीं छोड़ूंगा। जरूरत पड़ेगी ना तो मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूं। मेरा काम है किसी भी तरीके से आप लोगों को लॉ में अच्छे मार्क्स दिलवाना, पास करवाना नहीं, अच्छे मार्क्स दिलवाना।
ठीक है। तो अब यहां पर सोचो कि मेरे और आपके बीच में एक बाउंड हो रहा है। मैं आपको एक क्या प्रॉमिस कर रहा हूं कि यार मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अपना दिमाग मत चलाओ, जैसा जैसा मैं कहता रहूं वैसा वैसा करते रहो। ठीक। अब आप सोचो कि आपने मेरे से बोल दिया ठीक है सर, हम लोग आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप जैसा कहेंगे हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, हम अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चलाएंगे। ठीक। अब आप मान लीजिए कि अपना दिमाग चला रहे हो, तो मेरे पास में एक अधिकार है ना कि मैं आपसे बोल सकता हूं कि यार देखो, पहली क्लास में मैंने तुमको समझाया था कि अपना दिमाग नहीं चलाना, मैं आपको जो भी चीजें बना करके दे रहा हूं, जैसे बना करके दे रहा हूं, आपको उस पर फोकस करना है। मैं जो समझा रहा हूं आपको उस पर फोकस करना है। मेरे पास में अधिकार है ना बोलने का कि अगर मैंने आपको शुरुआत में जब कमिटमेंट किया और कमिटमेंट के साथ में टर्म्स एंड कंडीशन बता दी, ठीक। लेकिन क्या अगर मान लीजिए कि आप मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप पीछे प्रैक्टिस शीट को सॉल्व नहीं कर रहे हो, चीजों को नहीं कर रहे हो, तो क्या मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूं? नहीं कर सकता ना। तो अगर देखो तो हमारे और आपके बीच में कमिटमेंट तो यहां पर भी हो रहा है, लेकिन मैं आपको स्यू नहीं कर सकता, मैं आपके अगेंस्ट में कोर्ट नहीं जा सकता। तो जरूरी नहीं होता हर एक कमिटमेंट और हर एक प्रॉमिस को आप कोर्ट में जाकर के इन्फोर्स कराएं। मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना? तो ऐसे राइट्स जिनके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट में जाकर के हम बोल सकते हैं कि सामने वाले ने अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं किया, यानी उसने मेरे राइट्स का वॉयलेशन किया है, तो वहां पर उसको बोला जाता है इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ सबको समझ में आया? इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ वर्ड समझ में आया? क्लियर सबको? फटाफट से बताइए। चलिए बढ़िया। अब देखो इस बात को ध्यान से समझना। अब देखो इस बात को ध्यान से समझना, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ का तो मतलब समझ में आया कि सर इसको हम अपने अधिकारों को कोर्ट में इन्फोर्स करा सकते हैं। अब यहां पर बोलता क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि जो सोशल नेचर के होते हैं, जो डोमेस्टिक नेचर के होते हैं और जो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें ये एजम्पशन लेकर के चला जाता है कि उसमें लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं थी। अब ये वर्ड बहुत ध्यान से समझना और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट भी मार्क करना। सॉरी, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और आप ये समझो कि एग्जाम में, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और लॉजिकल क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, और ये भी रिलेटेड है इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ से। अब कैसे देखो, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, अब यहां पर यह बोला जाता है कि जो डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट हैं, जो पर्सनल नेचर के हैं या जो सोशल नेचर के हैं, उसमें यह मान करके चला जाता है कि लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं थी। ठीक। जो कॉमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट हैं, उसमें यह अज्यूम किया जाता है, किस बात को अज्यूम किया जाता है कि लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन है। इसमें माना जाता है नहीं है और इसमें है। अब देखो, लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन, ये भी चीज मैंने आपको बताई थी। इंटेंशन का मतलब क्या होता है? इंटेंशन का मतलब होता है सोच। सोच सबके अंदर होती है, सोच दिखाई तो पड़ती नहीं है। ठीक है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यानी हम लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने की इंटेंशन रख रहे हैं, सोच रख रहे हैं। तो सोच तो दिखाई देगी नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि भाई लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन है या नहीं है? अगर लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन है, तो फिर इसका मतलब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि वो इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ में आ जाएगा। और अगर लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं है, अगर लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं है, तो फिर उस सिचुएशन में सबको वीडियो बराबर आ रहा है?
सबको वीडियो बराबर आ रहा है? हाँ, मैं थोड़ा सा ब्लर हो रहा हूं। अभी ठीक है मेरे ख्याल से, अभी ठीक है ना? हम्म। हाँ, तो देखो लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन। अब इंटेंशन का पता कैसे चलेगा? इंटेंशन का पता चलता है कंडक्ट से। इंटेंशन का पता कैसे चलता है? कंडक्ट से। जहां पर कोई भी पर्सन ऐसा कंडक्ट कर रहा है कि उसकी हरकतों को देख, कंडक्ट का मतलब क्या हुआ? हरकत, उसकी हरकतें, उसके कंडक्ट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यार इसने लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन थी। अब कंडक्ट को देख करके कैसे पता करेंगे? अब आप देखिए, जिस समय मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूं और उस समय अगर मैं ये सोच रहा हूं कि यार अगर इसने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया तो मैं उसके ऊपर कोर्ट में केस फाइल कर दूंगा। अगर जिस समय मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूं ना, उस समय मेरी इंटेंशन ये है कि अगर इसने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया तो मैं उसके ऊपर केस कर दूंगा, इसको कोर्ट में ले जाऊंगा। तो इसका मतलब मेरी लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन थी। और अगर मैं ये नहीं सोच रहा हूं, मेरे दिमागी में नहीं है दूर दूर तक, मैं आपके साथ प्रॉमिस एक्सचेंज भी कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन दूर दूर तक मेरे दिमाग में नहीं है कि यार कोर्ट में जाएंगे, क्या करेंगे, यार ये तो अपना भाई है, अपना घर का बंदा है, हाँ चलो ठीक है ले लेना पैसे, जब हो तब दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं होगी। और अगर लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं है तो फिर वो कभी भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। अब एक चीज और समझिएगा इससे रिलेटेड, लीगल रिलेशंस को क्रिएट करने की इंटेंशन अगर है, यानी कि हम ये सोच रहे हैं कि अगर इसने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया तो हम इसके ऊपर कोर्ट में केस फाइल कर देंगे, ठीक? तो इसका मतलब मैं समझदारी से काम करूंगा ना, मैं ऐसे काम करूंगा कि मेरे पास में सबूत भी इकट्ठा हो, मैं उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाऊं, मैं सारी चीजें राइटिंग में भी करूं, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो कहता है कि भाई ओरल और राइटिंग दोनों में हो सकते हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि ओरल वाली चीजों को आप प्रूफ कैसे करोगे? और ओरल में प्रॉमिस किया, ओरल में कॉन्ट्रैक्ट किया, तो आप उसको साबित कैसे करोगे? नहीं कर सकते। तो जब लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन होती है ना, इस सोच के साथ में जब आदमी कॉन्ट्रैक्ट में साइन करता है तो वो सारी प्रिकॉशंस लेकर के चलता है, वो राइटिंग में भी करता है, उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाता है, सब कुछ लेकर के चलता है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना? तो जब वो ये सारे कंडक्ट कर रहा है तो उसके कंडक्ट को देखते हुए नहीं लगेगा कि यार इसने बताओ राइटिंग में भी करवाया, इसने रजिस्ट्रेशन भी करवाया, तो इसका मतलब ये पूरा अपनी प्लानिंग लेकर के चल रहा था, पूरी तैयारी करके चल रहा था। तो इसका मतलब उसकी इंटेंशन लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की थी। मेरी बात समझ में आई? इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ ये वर्ड और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन ये लाइन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों का मतलब समझ में आया? फटाफट से जवाब दीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़े। फटाफट से बताइए, लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ये टॉपिक क्लियर है सबको? वंश, यश, शुभम, प्राची, यशवंत, किसी को कोई भी अगर डाउट हो रहा हो, किसी को कोई भी अगर चीज हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? बस ये वाला टॉपिक एक बार और करते हैं। खुशी, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्ड का मीनिंग, कॉन्ट्रेक्चुअल क्या? कॉन्ट्रेक्चुअल, देखो कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब हुआ कि जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन डोमेस्टिक एंड सोशल रिलेशनशिप कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं, वो पता है। बट कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब क्या होता है? देखो, कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब होता है कि जब दो लोग आपस में किसी कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशन में बंध रहे हो, यानी उन दोनों के बीच में कुछ प्रोमिसेस हो रहे हैं, कुछ दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन यानी एक प्रॉमिस वाला रिलेशन क्रिएट हो रहा है, कि दोनों के बीच में एक एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस हो रहा है। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रेक्चुअल। मेरी बात समझ में आई?
अब जैसे आप किसी ग्रोसरी शॉप में गए, ग्रोसरी शॉप में आपने सामान खरीदा और उसने आपको सामान दिया, आपने उसको पैसे दिए, तो आपके बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन हुआ ना कहीं, भले ही मुंह से कुछ ना बोला हो, इम्प्लाइडली सारी चीजें हुई हो, लेकिन आप दोनों लोग एक रिलेशन में बंधे, उस रिलेशन को क्या बोला जाएगा? एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस वजह से ये रिलेशन क्रिएट हो रहा है। बेटा रेमेडी का मतलब होता है सॉल्यूशन। रेमेडी का मतलब सॉल्यूशन, किसी भी चीज का सॉल्यूशन, किसी भी चीज का इलाज, किसी बीमारी का इलाज। अभी बताते हैं उसको। अब देखिए एक लास्ट टॉपिक और हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं कुछ टॉपिक आपको पढ़ने के लिए दूंगा, वो आसान आसान से टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग होमवर्क के बारे में, राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये टॉपिक इस पूरे चैप्टर में, ये टॉपिक एक ऐसा है कि अगर इसको अच्छे से कर लिया तो आपका आधा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए जो एसेंशियल्स है ना वो दो तरीके के हैं, एक तो है जो सेक्शन 10 में है, और एक ऐसे हैं जो एसेंशियल्स तो माने गए हैं लेकिन उसको सेक्शन 10 में डाला नहीं गया, ठीक है। दो तरीके के एसेंशियल हैं, एक ऐसे एसेंशियल जो सेक्शन 10 में बताए गए कि भाई ये सारी चीजें तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए, और कुछ और भी चीजें हैं वो भी जरूरी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन उसको सेक्शन 10 में डाला नहीं गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो सेक्शन 10 कहता है कि भाई किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये चीजें होना जरूरी है। सबसे पहले तो एग्रीमेंट का होना चाहिए, फ्री कॉन्सेंट का होना चाहिए। मैं फ्री कंसेंट वर्ड मान करके चल रहा हूं कि आप लोगों को आता है फ्री कंसेंट का मतलब, ठीक है। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी, क्योंकि ये सब कुछ अभी सारे के सारे चैप्टर हैं, तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और सेक्शन 24 से लेकर के 30 तक एंड 56 में उसको वॉइड डिक्लेयर ना किया गया। तो ये 6 तरीके के एसेंशियल फीचर्स हैं जो एक किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए। अब जो चीजें सेक्शन 10 कवर नहीं करता लेकिन ये भी जरूरी है, कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, अभी मैंने आपको ब्रीफ किया, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटी है तो, इफ एनी, इसके आगे आप लिख भी सकते हो इफ एनी, अगर कोई है तो। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, एग्रीमेंट हमेशा सर्टेन नेचर का होना चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। सर्टेन का मतलब क्या होता है? किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बताइए, आपने मेरे से पूछा कि सर क्या आप अपनी कार बेचेंगे? मैंने कहा मैं अपनी कार बिल्कुल बेचूंगा। आपने पूछा सर कितने की कार है? मैंने कहा तुम एक काम करना यार, 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में जो चाहो वो दे देना, 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में जो चाहो वो दे देना। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? बताइए फटाफट से, फटाफट से बताइए, यहां पर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है? नो। कैसे पता लगाया? कैसे पता लगाया? क्योंकि सर्टेन नहीं है, बिल्कुल सर्टेन नहीं है। और क्या चीज सर्टेन नहीं है? प्राइस सर्टेन नहीं है। देखो बात का पूरा जवाब देना जरूरी है, यही गलतियां होती हैं एग्जाम में कि प्राइस में अनसर्टेनिटी है, ठीक है, प्राइस में अनसर्टेनिटी है, इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। तो सर्टेनिटी होनी चाहिए, हर एक टर्म्स और कंडीशन, हर एक चीज हमेशा सर्टेन होनी चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, और कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें परफॉर्मेंस पॉसिबल, ठीक। तो अब देखिए यहां तक सेक्शन 10 तक हम लोगों ने पढ़ा है। अब और ये सेक्शन 10 के जितने भी एसेंशियल फीचर्स हैं, जितने भी अभी हम लोगों ने पढ़े हैं, चाहे वो सेक्शन 10 में कवर होते हैं या नहीं होते हैं, इसको, ये होमवर्क है आपके लिए। ये आपको जब क्लास अभी ओवर हो जाए ना, आज ही की डेट में, इसको, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको कायदे से एक बार पढ़ने हैं, कायदे से एक बार पूरे टॉपिक पढ़ने। देखो अगर आप यहां पर 1.5 घंटा दे रहे हो, ठीक है, और यहां की क्लास के अलावा घर पे अगर 1 घंटा दे देते हो लॉ की क्लास में रिवीजन करने में, तो आप यकीन मानो 1 हफ्ता ये करके देख लो, और 8वें दिन आप खुद बताना कि सर लॉ में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
केवल मैं 1 घंटा आपसे मांग रहा हूं। जो जो पॉइंट्स मैं बताता हूं, अगर आज हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं तो आज हम लोग लॉ का जितना पोर्शन हम लोगों ने पढ़ा है वो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो सारे हमारे दिमाग में रिटेन होने चाहिए। कुछ टॉपिक अगर मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूं तो वो टॉपिक आपको घर से पढ़ करके आने हैं, और जब पढ़ोगे उसके बाद में प्रैक्टिस शीट सॉल्व करना। ठीक, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये सारे पॉइंट्स आपको करने हैं। ठीक है, अब आते हैं, देखिए हम लोग प्रैक्टिस शीट पर। आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था प्रैक्टिस शीट का। अब देखो, दो तरीके की प्रैक्टिस शीट मैंने बनाई है, और हर चैप्टर की, हर यूनिट की, मतलब जितनी भी यूनिट्स हम लोग करेंगे ना, उसकी दो प्रैक्टिस शीट होंगी। उसकी दो प्रैक्टिस शीट होंगी। दो प्रैक्टिस शीट कैसे होंगी? एक तो आपके क्लास वर्क की हो गई, क्लास में हम लोग करेंगे, और एक आपकी घर के लिए हो गई। ये आपको घर पे सॉल्व करनी होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, लेकिन घर पे अगर हम लोग कभी भी सॉल्व करेंगे तो रिवीजन करने के बाद में करेंगे। पहले रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करके उसको, और सारे क्वेश्चंस को अपने मन से करना है, बुक की हेल्प नहीं लेनी है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं शुरुआत में ही आप रिवाइज कर लेना, और रिवाइज करने के बाद में आप शीट लेकर के बैठिए और अपने मन से सॉल्व करिए। गलत लिखो, सही लिखो, मैं बिल्कुल भी आपकी जो कमी होगी, जो भी गलती होगी, वो आप ही को ही बताऊंगा। ठीक है, आप उसको मैं पब्लिकली नहीं डिक्लेयर करूंगा, लेकिन जितनी भी गलतियां करनी है आपको यहीं पर ही करनी है, एग्जाम में गलती नहीं करनी है। तो प्लीज जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, बगैर किसी हेल्प के सॉल्व करिएगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना? बेटा यूट्यूब में थोड़ा सा डिटेल में, यहां पर देखो हम लोग के पास में टाइम कम है, 30 दिनों में राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, पूरे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी रिवाइज करने हैं, और डाउट सेशंस भी लेने हैं। टाइम कम है, तो इस वजह से यूट्यूब पे क्लासेस देखो। यूट्यूब पे मैंने कुछ चीजों को डिटेल में बताया गया, और अब तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो गया है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, तो उसके कुछ चीजों को मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो यूट्यूब में क्लासेस देख लोगे तो फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर हर एक चीज को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। अभी बताता हूं कार्तिकेय। ठीक है, पहले इस वाले टॉपिक को डिस्कस कर लें। तो अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, या जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये सारे पीवाईक्यूज हैं, एमटीपी और आरटीपी के क्वेश्चंस हैं। ठीक, अब सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक है बेटा, मैं आपको, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अपनी कॉपी को, ठीक है, डीसी ऐप में आप जाओगे, वहां पर पूरा प्रोसीजर है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, डीसी ऐप में जब आप जाओगे ना, तो वहां पे पूरा प्रोसीजर है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो ये नंबर दिया हुआ है, ये हेल्पलाइन नंबर, इस पे आप फोन कर लेना। उसकी पीडीएफ फाइल बना करके आपको उसमें सबमिट करनी है। जो भी प्रैक्टिस शीट आप सॉल्व करोगे, उसकी पीडीएफ फाइल बना करके उसको स्कैन करना है, स्कैन करके पीडीएफ फाइल बना करके उसको अपलोड कर देना, और मैं आपकी कॉपी को चेक करके आपके नंबर पर भेज दूंगा। क्लियर? ठीक है देखिए, आपको एग्जाम में बेसिकली 4 तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, पहला लॉजिकल क्वेश्चन, दूसरा केस स्टडी बेस्ड, तीसरा डायरेक्ट, और चौथा डिफरेंसेस। डिफरेंसेस को आप डायरेक्ट क्वेश्चन का ही पार्ट मान सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आसान होते हैं, उसमें दिक्कत नहीं होती है स्टूडेंट्स को। जो मेन दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को लिखने में, ड्राफ्टिंग करने में, वो लॉजिकल क्वेश्चंस में और केस स्टडी में। लॉजिकल क्वेश्चन का देखिए मतलब क्या होता है। लॉजिकल क्वेश्चन का मतलब होता है जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। आप यकीन मानो, ज्यादातर स्टूडेंट्स के जो मार्क्स कम आते हैं या रुकते हैं, वो इसी वजह से ही होते हैं, कमेंट वाले यानी कि लॉजिकल क्वेश्चन की वजह से। उसके पीछे वजह होती है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे ये लॉजिकल क्वेश्चन है,
ठीक है, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट नॉर इज इट द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन कमेंट। अब इस पे कमेंट करने के लिए बोला गया है। सबसे पहले अगर जो भी लॉजिकल क्वेश्चन आए या जो भी कमेंट वाले क्वेश्चन आए, आप 5 सेकंड का एक पॉज लेकर के उसको बहुत अच्छे से एक एक वर्ड पढ़ो। क्वेश्चन को पढ़ने में, स्पेशली ये जो लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको पढ़ने में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिएगा। क्यों ना करिएगा, उसके पीछे मैं वजह बताता हूं। कभी कभी ये स्टेटमेंट ट्रू भी होते हैं और कभी कभी ये स्टेटमेंट फॉल्स भी होते हैं। कभी कभी सही भी होते हैं, कभी कभी गलत भी होते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद में आपको ये देखना है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, और उसका मतलब समझ में आना है। जैसे देखिए, अब इसको पढ़िए। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये सारे के सारे लॉ ऑफ एग्रीमेंट को कवर नहीं करता है। नॉर इज इट द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, और ना ही ये सारी की सारी ऑब्लिगेशंस को कवर करता है। इज इट ट्रू और फॉल्स? आप बताओ। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि सारे के सारे लॉ ऑफ एग्रीमेंट को लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कवर नहीं करता है, और ना ही सारी के सारी ऑब्लिगेशंस को कॉन्ट्रैक्ट लॉ कवर करता है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ट्रू है। ठीक, नमन ने भी बोला ट्रू है, निहाल ने भी बोला, दिनेश ने भी बोला, प्राची ने भी बोला, सब ने बोला ट्रू है। अब अच्छा ये बताओ, ये आपको पता कैसे चला कि ये ट्रू है? आपने कुछ ना कुछ सोचा होगा ना कि इसमें ये सारे के सारे जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो कवर नहीं होते हैं, सारी की सारी जो ऑब्लिगेशंस होती हैं वो कवर नहीं होती हैं, इस वजह से ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखिए, जो आपने अपने मन में सोचा है, सॉरी, जो आपने अपने मन में सोचा कि भाई ना ही इसमें सारे तरीके के एग्रीमेंट कवर होते हैं और ना ही इसमें सारे तरीके की ऑब्लिगेशंस कवर होती हैं, ना ही सारे तरीके के एग्रीमेंट्स कवर होते हैं और ना ही सारे तरीके की ऑब्लिगेशंस कवर होती हैं, इस वजह से ये स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है। अब आपको ब्रीफ क्या करना है भाई? अगर मैं आपसे ओरली ये चीज डिस्कस कर रहा हूं, देखो मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं। लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए? जो चीज हम सोच रहे हैं वही चीज हमें अपनी कॉपी पे उतारनी है। हम जितनी चीजों को डिटेल में सोच पा रहे हैं उतना अच्छा होगा हमारे लिए, उतना ही हम कॉपी में डिटेल से नोट डाउन कर पाएंगे। अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ है वो सारे तरीके के एग्रीमेंट्स को और सारे तरीके की ऑब्लिगेशंस को कवर नहीं करता है, तो आप क्या बोलोगे? बिल्कुल सही बात है सर, कि सारे तरीके की ऑब्लिगेशंस को और सारे तरीके के एग्रीमेंट्स को कवर नहीं करता। मैं पूछूंगा भाई क्यों, कैसे? तो अब आप उसका भी तो जवाब दोगे। क्यों क्यों नहीं करता है? क्योंकि एग्रीमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, सोशल भी होते हैं, डोमेस्टिक भी होते हैं, कॉमर्शियल भी होते हैं, पर्सनल भी होते हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ क्या करता है? केवल और केवल कॉमर्शियल एग्रीमेंट्स को कवर अप करता है। सोशल, पर्सनल और डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट लॉ कवर नहीं करता है। इस वजह से एग्रीमेंट का स्कोप ज्यादा है। एग्रीमेंट इज द वाइडर टर्म देन द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, इस वजह से सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कवर नहीं होते। अब आपने ये देखो पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक, रीजन आपने बता दिया। अब उसी तरीके से सारे के सारी ऑब्लिगेशंस को भी कवर नहीं करता है। दो बातें पूछी गई हैं, एग्रीमेंट्स को और ऑब्लिगेशंस को। ऑब्लिगेशन भी तो बहुत सारे तरीके की होती हैं। ऑब्लिगेशंस कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे ऊपर कुछ ड्यूटीज इंपोज करता है, लॉ ऑफ टॉर्ट हमारे ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है। तो ऑब्लिगेशंस के भी सोर्सेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहां पर जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है केवल उसी को ही कवर किया जाता है। बाकी सारी ऑब्लिगेशन का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो बस जितना आप डिटेल में सोच सकते हो, अपनी सोचने की कैपेसिटी आपको बढ़ानी है, आपको उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड। इसी वजह से मैं बोलता हूं, देखो रटने के चक्कर में रहोगे तो भूल जाओगे। और मेरी बात को आप ध्यान से समझो, मेमोराइज करने के बजाय आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, डेप्थ में जाकर के पढ़ो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, मैंने आपने देखा नहीं बेटा दिनेश, अभी मैं बताता हूं आपको क्या करना है। अभी पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूं, अभी आप समझो पहले कि मैं आपसे बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा। देखो मेरे को सारे स्टूडेंट्स को लेकर के चलना है,
ठीक है, मैं एक इसी वजह से एक नॉर्मल एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं ताकि सब लोगों को मेरी बात समझ में आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये चीज बोली कि सर आप बहुत डेप्थ में पढ़ा रहे हो, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बेटा डेप्थ में जाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप डेप्थ में नहीं जाओगे तब तक आपके पास में सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा। अगर आप बुक के साथ ही बुक की दुनिया में रहे, बुक में जितना लिखा हुआ है उतना पढ़ लिया, तो बुक में जितना लिखा है ना एग्जाम तक उसका केवल 50% ही आपको याद रहेगा। लेकिन अगर आपके पास में नॉलेज है, अगर हर एक सेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो आपको कभी भी ये डर नहीं लगेगा कि हम भूल जाएंगे। जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स ने स्टार्टिंग में ही बोला ना कि सर हम लोग को डर लग रहा है कि हम लोग सारी चीजें भूल जाएंगे। कभी भी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। अगर आपको जितने भी सेक्शंस हैं सबके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, आपको पता है कि हर वर्ड की मीनिंग क्या होती है, हर सेक्शन में सेक्शन की हेडिंग ये है, तो इस हेडिंग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या इसके कीवर्ड्स हैं, कभी भी आप नहीं भूलोगे, किसी भी प्रोविजन को नहीं भूलोगे। ठीक है, तो इस वजह से जो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे ना, उनके लिए आपके पास में डेप्थ में नॉलेज होना जरूरी है। अब आप ध्यान से समझना, मैंने जो अभी आपको बोला कि इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट, होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, इस वजह से ये जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो इन दोनों चीजों को कवर नहीं करता विद रीजन। अब देखो इसके आंसर को जो चीज बोली है उसी चीज को हम लोगों को डिफाइन करना है। देखो, ऑब्लिगेशंस में अराइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अब ऑब्लिगेशंस तो डिफरेंट सोर्सेज से अराइज हो सकती हैं। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स ओनली विथ सच लीगल ऑब्लिगेशन विच अराइज फ्रॉम एग्रीमेंट। Obligations that are not contractual in nature are outside the purview of the law of contract. For example, the obligation to observe traffic rules does not fall within the scope of the Contract Act. देखो बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज मैंने यूज करी है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज यूज करी है, ताकि आपको अगर इसको याद भी करना हो या इसको समझना हो तो आपको दिक्कत नहीं है। और यहां पर अभी जैसे किसी स्टूडेंट ने ये चीज पूछी कि सर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल भी आईसीआई ये नहीं कहता है कि आप बिल्कुल रट करके जाओ उसको, या बिल्कुल एक एक वर्ड आप रट करके जाओ और उसको एज इट इज लिखो। आईसीआई बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन अगर अपने मन से लिख रहे हो तो सही तो लिखो। सामने वाले को, जो आपकी कॉपी को चेक कर रहा है, उसको समझ में आना चाहिए कि आप बोलना क्या चाह रहे हो, आप बताना क्या चाह रहे हो। आपने अपने वर्ड्स में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामेटिकल एरर कंसीडर नहीं करी जाती है। अगर जो बच्चे, मोस्टली स्टूडेंट्स मेरे को बताएंगे क्या कि कौन कौन से स्टेट के हैं, कौन कौन से शहर के हैं, कौन कौन सी सिटी से हैं? बहुत, दिल्ली, नोएडा, आसाम, अब देखो दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार, लखनऊ, अयोध्या, मुंबई, पंजाब, यूपी, कानपुर। शुभम कानपुर, कानपुर से हो? मैं भी कानीपुर से हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं यहाँ पर हूँ फरीदाबाद, महाराष्ट्र। बढ़िया। देखो एक चीज समझिएगा, हाँ, मेरा ये पूछने के पीछे का पर्पस क्या था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात बोलते हैं कि सर इंग्लिश में प्रॉब्लम है। जैसे कोई यूपी बोर्ड से है, कोई बिहार बोर्ड से है, कोई लोकल बोर्ड्स के हैं, है ना। हर स्टूडेंट सीबीएसई और आईसीएसई का नहीं होता, लेकिन बीइंग अ टीचर मेरे लिए तो सारे स्टूडेंट्स बराबर है ना। देखो इंग्लिश को लेकर के अपने कॉन्फिडेंस को लूज करने की कभी भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश की वजह से अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, उतनी आपकी अच्छी इंग्लिश होगी, उतना आप इंग्लिश को इंप्रूव कर लेंगे। डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। और ये केवल और केवल हमारी सोच होती है, हमने इस सोच को अपने ऊपर हावी किया हुआ है, तो बिल्कुल भी मत डरो। ठीक है, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो अब एक चीज देखिएगा, अब ये लॉजिकल क्वेश्चन आया। अब लॉजिकल क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लिखना शुरू करते हैं और फिर लिखते चले जाते हैं। भरसक कोशिश करनी है, पूरी कोशिश करिए कि आप चीजों को पॉइंट्स में नोट डाउन करिए। जैसे देखो मैंने यहां पर 3 पॉइंट में डिफाइन कर दिया। पहला पॉइंट मैंने क्या डिफाइन किया? पहला पॉइंट मैंने डिफाइन किया ऑब्लिगेशन का, क्योंकि इसने ऑब्लिगेशन के बारे में पूछा था। अब दूसरा पॉइंट देखो,
दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, द अदर सोर्सेज ऑफ ऑब्लिगेशंस आर ऑब्लिगेशंस अंडर द ट्रस्ट लॉ और द लॉ ऑफ टॉर्ट और द फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा. They are outside the purview of the contract law since they are not voluntarily created through an agreement. अब देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन से हमारी ड्यूटीज निकलती हैं, जो ट्रस्ट लॉ से ड्यूटीज निकलती हैं, जो लॉ ऑफ टॉर्ट से ऑब्लिगेशंस निकलती हैं, वो सब कॉन्ट्रेक्चुअल थोड़ी ना होती हैं, वो सब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं होती हैं, वो सब लॉ ने हमारे ऊपर इंपोज करी हुई है, इन सब के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होता. और आखिरी में ये स्टेटमेंट है किसका, ये स्टेटमेंट है सालमन का. Has rightly observed, the law of contract is not the whole law of agreement, nor is the whole law of obligation. It is the law of those purpose, those agreements which create obligations and those obligations which have their sources in agreement. तो देखो, यहां पर जितना आप पॉइंट्स में चीजों को डिफाइन करोगे, जितना आप पैराग्राफ को यूज करोगे, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा. अब मैं आपसे ये जो क्वेश्चन है ना, जो आंसर मैंने ड्राफ्ट किया है, अगर आप इससे मिलता जुलता भी, जरूरी नहीं कि आप वर्ड टू वर्ड यही करो, लेकिन इससे मिलता जुलता भी आंसर अगर आपने किया तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे. ये क्वेश्चन आपको घर से सॉल्व करके लेकर के आना है. ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? ये क्वेश्चन सबको अपने मन से दोबारा से सॉल्व करना है. लॉ ऑफ टॉर्ट का बेटा, जैसे सिविल लॉज होते हैं, जैसे क्रिमिनल लॉज होते हैं, उसी तरीके से टॉर्ट होता है. टॉर्ट का मतलब होता है रॉन्ग. क्वासी सिविल लॉ भी इसको बोला जाता है, सिविल लॉ. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सबको अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड में सॉल्व करके प्रैक्टिस शीट के साथ में भेजना. प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन अलग हैं, ये वाले अलग हैं. आगे देखते हैं. अब देखो, आगे केस लॉ दिया हुआ है. ठीक, पहले केस लॉ को पढ़ते हैं. अब देखो, कभी भी एग्जाम में केस स्टडी आती है. ठीक है, केस स्टडी को अगर सॉल्व कर रहे हो तो जितने अच्छे फैक्ट्स दिखें, जितने अच्छे पॉइंट्स दिखें, उसको अंडरलाइन जरूर करो. देखते हैं. लेखपाल प्रोमिसेस टू पे ₹5 लाख. अब देखो, 5 लाख रुपए है, तो ये जो रुपए वाली चीज है 5 लाख वाली, ये इंपॉर्टेंट है. 5 लाख रुपए टू हिज सन. लेखपाल प्रोमिसेस टू पे ₹5 लाख टू सन. अब प्रॉमिस है भाई, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है तो प्रॉमिस आ रहा है, तो प्रॉमिस को भी हमने किया. किसको प्रॉमिस कर रहा है? अपने बेटे को प्रॉमिस कर रहा है. कितना क्या करने के लिए? 5 लाख रुपए देने के लिए. इफ द सन पासेज, अब इफ आ गया तो इसका मतलब इफ क्या है? इफ के साथ में इसका मतलब कंडीशन है. द सन पासेज द सीए एग्जाम. तो लेखपाल ने अपने बेटे को प्रॉमिस किया कि वो 5 लाख रुपए देगा अगर उसका बेटा सीए एग्जाम को पास कर लेता है. देखो, ये छोटा सा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग हो रही है. ये मत सोचना कि सर आसान आसान से क्वेश्चन करवा रहे हैं या इतना छोटा सा क्वेश्चन. जो बच्चे एक बार पढ़ चुके हैं ना, वो जब दोबारा पढ़ते हैं तो एक चीज उनके मन में एक डाउट रहता है. बिल्कुल, मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ. ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन देख चुके हो, तो आपके लिए आपको ये लग रहा है कि ये छोटे क्वेश्चन है. नहीं बेटा, अभी मैंने आपको बताया, आपको जीरो से स्टार्ट करना है. आपको जीरो से स्टार्ट करना है. आपने पहले क्या किया वो गलत था, तभी तो रिजल्ट गड़बड़ हुआ ना. हम लोगों को चीजें सही करके चलनी है. ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्टिंग में छोटे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बड़े क्वेश्चन भी हम लोग 1-2 दिन में ही बड़े क्वेश्चंस में भी आ जाएंगे. ठीक है, देखिए. ऑन पासिंग द एग्जाम द सन क्लेम्स द मनी. अब बेटे ने एग्जाम पास कर लिया, अब पैसे को क्लेम किया. कैन द सन फाइल अ सूट अगेंस्ट द फादर. क्या बेटा अपने फादर के ऊपर सूट फाइल कर सकता है? सबको पता होगा, पूछना ही बेकार है कि सन अपने फादर के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकता. भाई, आप पढ़ करके आए हो, आपको पता होगा कि सन फादर के ऊपर नहीं कर सकता. रीजन मैं आपसे पूछूं क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भाई पर्सनल नेचर, डोमेस्टिक नेचर, सोशल नेचर, इसकी एग्रीमेंट में कोई जगह नहीं है. तो देखिए, यहां पर अब आपको क्या करना है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि क्वेश्चन छोटा है, लेकिन ये जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये बड़ी जगह पे, बड़े क्वेश्चंस में भी अप्लाई होगा. क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में ये चीज तो आ जाएगी कि भाई इसके ऊपर प्रोविजन कौन सा एप्लीकेबल होगा. ये आपको समझ में आ गया कि यार अपने बेटे को प्रॉमिस कर रहा है, तो अपने बेटे को प्रॉमिस कर रहा है, तो इसका मतलब सोशल और डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट हो रहा है. सोशल और डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट हो रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जगह नहीं है. तो जैसे ही केस लॉ को पढ़ोगे, तो केस लॉ को पढ़ने के बाद में आपको समझ में आना चाहिए कि प्रोविजन कौन सा अप्लाई होगा. और उसके बाद में जो अपने आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग करोगे, वो हमेशा कैसे करोगे? वो प्रोविजन के साथ में ही करोगे. प्रोविजन के साथ में कभी भी यस और नो में उसका आंसर नहीं दोगे. देखिए, जैसे आंसर है इसका, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
1872, for an agreement to be valid contract, it must be enforceable by law as per section 10, which requires lawful consideration and the intention to create legal relation. Although consideration exists because the son has performed an act as father's desire, the critical issue here is the intention to create legal relation. अब देखो, अगर इतना आप डिटेल में नहीं भी लिख पा रहे हो, मैंने इसके आंसर को जो ड्राफ्ट किया, मैंने इसमें दोनों चीजें बताई कि भाई कंसीडरेशन भी चाहिए होती है, लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन भी होती है। अब चलो कंसीडरेशन मान लेते हैं कि बेटे ने अगर परफॉर्मेंस कर किया तो फादर के लिए वही सेटिस्फेक्शन हुआ, तो फादर के लिए तो वही कंसीडरेशन हो गई। लेकिन यहाँ पर कंसीडरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। बिल्कुल सही बताया गौरव आपने, बिल्कुल सही बताया दिनेश, ठीक है। यहाँ पर लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं, और एज पर सेक्शन 10 लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन होना जरूरी है। तो इसी वजह से ये डोमेस्टिक और सोशल नेचर का एग्रीमेंट है, सच एज बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, द लॉ प्रिज्यूम दैट द पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया आपको, जो पर्सनल और डोमेस्टिक होते हैं उसमें लॉ क्या प्रिज्यूम करके चलता है, एक एक लाइन, ये जो आप पूछते हो ना कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स यही होते हैं, एक एक लाइन जो ऐसी है जो इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको आप कहीं पर अगर ऐड करते हो तो वो अच्छा आपके प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करती है, ठीक है। तो अब लॉ ये प्रेज्यूम करता है कि जितने भी डोमेस्टिक और सोशल होते हैं उसमें लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं होती, और ये चीज बताई कहां पे गई है, बाल्फर एंड बाल्फर। अब देखो, अगर कोई भी केस लॉ, अभी स्टार्टिंग में यही चीज मैंने आपको बताई, अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए और उसके प्रोविजन के बेसिस पर कोई केस लॉ है, ठीक है, तो आपने जब प्रोविजन लिखा ना, तो प्रोविजन के साथ में ही नीचे ब्रैकेट में उस केस लॉ का नाम डाल दिया, एज हेल्ड इन बाल्फर वर्सेस बाल्फर। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर अलग से अगर मैं स्टार्टिंग में ही लिख दूं या एंड में लिख दूं, आप कहीं पर भी लिख दोगे चल जाएगा, लेकिन अगर कोई चीज आप सिस्टमैटिक तरीके से करोगे, कोई चीज कायदे से करोगे, तो आपका प्रेजेंटेशन का जो इंप्रेशन होगा वो अच्छा पड़ेगा। और एग्जामिनर के ऊपर अगर इंप्रेशन अच्छा पड़ रहा है तो वो दिल खोल करके मार्क्स भी देते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब भी प्रोविजन, क्योंकि वो प्रोविजन आया कहां से, वो उसी केस से ही तो आया है, तो इस वजह से प्रोविजन के बाद में आपने ये लिख दिया, ठीक। अब उसके बाद में देखो, पहले तो आपने प्रोविजन बता दिया कि भाई लॉ में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद में आपको बताना है फैक्ट। फैक्ट का मतलब क्या हुआ, इस केस के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो ऊपर क्वेश्चन है, नॉर्मली मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन उस क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट लाइन है बस उठा करके वही आपको कॉपी कर देनी है। देखो, इन गिवन केस द फादर हु इज लेखपाल promises to pay his son 5 lakh if the son passes the CA exam, the son fulfills the condition by passing an exam and claim the money। यही फैक्ट है भाई, पूरा का पूरा क्वेश्चन उतार करके रख दिया। फैक्ट को लिखने में जो है स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फैक्ट में तो पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन ही करना है, ठीक है। और आखिरी में जब आपको ये चीज समझ में आ गई कि आपने ये चीज प्रूफ कर दी, प्रोविजन में आपने बता दिया कि भाई लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं है, फैक्ट आपने बता ही दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं है, हेंस द सन कैन नॉट क्लेम द मनी इन कोर्ट। तो सबसे पहले प्रोविजन, फिर फैक्ट, और फैक्ट के बाद में डिसीजन, और डिसीजन में आखिरी में देखो, ये जो क्वेश्चन है ये केवल इतना है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये जो यहां से लेकर के यहां तक है, लेखपाल से लेकर के मनी तक, लेखपाल से लेकर के मनी तक, ये क्या है, ये एक स्टोरी है, ये एक स्टोरी है। और कैन द सन फाइल अ सूट अगेंस्ट द फादर, ये क्वेश्चन है। और जो आखिरी में कंक्लूजन दोगे ना, ये इसी क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। मेरी बात समझ में आ रही? अभी आगे बहुत बड़े बड़े केस लॉ भी आएंगे, तो वो पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं होता, आखिरी में कंक्लूजन में आपको जवाब इसी बात का देना होता है, कैन द सन फाइल अ सूट अगेंस्ट द सन, हेंस द सन कैन नॉट क्लेम द मनी इन कोर्ट। प्रणव, इसके बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? नंदिनी, गौरव, दिनेश, शालिनी, मेरी बात सबको समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है?
किसी को कुछ पूछना है? हाँ मोहन, बिल्कुल। देखो, प्रोविजन अपने मन से तुम्हें लिखना है, ठीक है। प्रोविजन में जरूरी नहीं है कि तुम बुकिश लैंग्वेज यूज करो। अब क्वेश्चन को अगर पढ़ोगे तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में, अगर तुमने अच्छी खासी प्रैक्टिस करी हुई है तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में बेटा समझ में आ जाता है। अच्छा खुद बताओ, मैं अब इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूं। हाँ नमन बेटा, ऐसे केस लॉ तो बहुत सारे हैं, ठीक है। अब वंश, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, क्या बोल रहे हो? वैष्णवी, प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रोविजन का मतलब होता है जितनी भी चीजें लॉ में लिखी हैं, चाहे वो रूल्स हो, चाहे वो रेगुलेशंस हो, चाहे वो सेक्शंस हो, सब सेक्शन हो, क्लॉज हो, जितनी भी बातें लिखी हुई हैं लॉ में, उसको बोला जाता है प्रोविजन। एक्सेप्शन को छोड़ करके, एक्सेप्शन अलग चीज होती है। एक्सेप्शंस को छोड़ करके जितना कुछ भी लिखा हुआ है वो सब कुछ प्रोविजन में आता है। मैं बताऊंगा बेटा आकाश, मैं बताऊंगा आपको, धीमे धीमे होगा। नहीं बेटा, प्रोविजन को हमेशा स्टार्टिंग में लिखना है शिवा। प्रोविजन को स्टार्टिंग में ही लिखना है। देखो ध्रुव, देखिए, जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स अगर आपके स्टार्टिंग के जो 2 4 5 क्वेश्चन आप करो, उसमें तो फैक्ट जरूर करो, प्रोविजन, फैक्ट और डिसीजन। लेकिन जो आखिरी के क्वेश्चन है ना, आखिरी में टाइम कम बचता है। और मैंने आपको यूट्यूब में भी ये चीज बताई थी कि पहला स्टेप अच्छे मार्क्स लाने का है कि आपको 100 आउट ऑफ 100 पेपर अटेम्प्ट करके आना है, पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है। आपको 99 का भी पेपर, मतलब ऐसा नहीं कि 99 मार्क्स का करके आए, 1 नंबर को छोड़े ना, पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है। और आखिरी के कुछ क्वेश्चंस में जब टाइम कम मिले तो फैक्ट्स को मत लिखो, केवल प्रोविजन लिखो, प्रोविजन के साथ में आप डिसीजन लिख दो। हाँ श्रुति, राधा कैन नॉट सो। ओके, देखो ये वाला अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये लंबा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, राधा इनवाइटेड हर 10 क्लोज फ्रेंड्स टू सेलिब्रेट हर 25th बर्थडे। अब देखो बर्थडे पार्टी आ गई, बर्थडे पार्टी आ गई तो इसका मतलब ये डोमेस्टिक हो गया। बर्थडे पार्टी आ गई तो इसका मतलब ये डोमेस्टिक हो गया। लेकिन कभी भी हम ये गलती नहीं करेंगे कि हमने एक लाइन पढ़ी और एक लाइन पढ़ने के बाद में हमें क्लिक तो कर गया कि ये डोमेस्टिक हो गया, हम आगे का क्वेश्चन ही ना पढ़े। क्योंकि कई बार सीए इंस्टीट्यूट क्या करता है, सीए इंस्टीट्यूट घुमा देता है स्टूडेंट को। जैसे देखो 1 जनवरी 23 एट 7:30 PM एट वेल नोन हाई फाई रेस्टोरेंट एट टोंक रोड जयपुर, all invited friends accepted the invitation and promised to attend the said party. On request of the hotel manager, Radha deposited 5,000 as non-refundable security for the said party. On scheduled date and time, 3 among 10 invited friends did not turn up and did not convey any prior communication to her. Radha, enraged with the behavior of the 3 friends, wanted to sue them for loss incurred in the said party, advised as per the provision of Indian Contract Act 1872. आगे क्या लिखा हुआ है, वुड योर आंसर डिफर इफ द सेट पार्टी हैड बीन अ कंट्रीब्यूटरी न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टी। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। यहां तक की तो कहानी थी। ये चीज एग्जाम में आप लोग जरूर करना कि जहां तक कहानी है उसको अंडरलाइन, उसको एक ऐसे ब्लॉक कर देना, यहां से लेकर के यहां तक की कहानी है। अब एक क्वेश्चन ये करना है कि राधा को आपको एडवाइस देनी है, दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा ये बताना है कि अगर ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पार्टी होती जो राधा ऑर्गेनाइज कर रही है तो क्या वहां पर आपका डिसीजन सही होता है या चेंज होता? तो पहले का तो चलिए आपने बता दिया, दूसरे का बताइए कि अगर ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पार्टी होती, अगर ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पार्टी होती तो क्या राधा कर सकती थी?
बिल्कुल बिल्कुल, सबने सही बताया कि यस शी कैन। अगर ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पार्टी होती तो वहां पर देखो, अगर कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है यानी सब लोग एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं ना कि भाई मैं इतना कंट्रीब्यूट करूंगा, मैं इतना कंट्रीब्यूट करूंगा, तो इसका मतलब वहां पर लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन है, तो फिर वहां पर वो स्यू कर सकती है। देखो अब देखो, जो इस तरीके के केसेस आते हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें दो चीजें पूछी गई हैं, दो आंसर पूछे गए, प्रोविजन तो वही होगा, प्रोविजन आपको एक ही बार लिखना है, प्रोविजन आपको दो बार नहीं लिखने, आंसर आपको दो ही बताने होंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, मान लीजिए 4 मार्क्स का था, तो 4 मार्क्स में दो क्वेश्चन है आपके, आपको दोनों का जवाब देना पड़ेगा, स्टेप मार्किंग होगी यहाँ पर। तो सबसे पहले तो प्रोविजन आपने बता दिया, प्रोविजन तो सबको वही पता है कि भाई लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन होनी चाहिए, जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें जब उसने बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया तो वहां पर ये सारी चीजें थी नहीं, लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं थी, तो फिर वहां पर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये तो प्रोविजन आपने बता दिया। उसके बाद में आपने जो भी फैक्ट है जरूरी कि राधा ने इनवाइट किया अपने 10 फ्रेंड्स को बर्थडे सेलिब्रेशन में, ठीक है, जितने भी फ्रेंड्स थे उन्होंने इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया, उसमें से कुछ लोग पार्टी में आए और बाकी लोग नहीं आए। राधा ने 5,000 रुपए डिपॉजिट किए थे जो कि नॉन रिफंडेबल थे, तो जो पूरी पूरी कहानी है वो आपने यहाँ पर ब्रीफ कर दी। अब उसके बाद में देखिए, उसके बाद में अब जैसे यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर इसी वाले पॉइंट को जैसे वहां पर मैं आपको हर तरीके से ब्रीफ करके बता रहा हूं, ठीक है, आप बस ध्यान रखना। ऊपर वाले केस में मैंने आपको क्या किया था, ऊपर वाले केस में बाल्फर वर्सेस बाल्फर मैंने प्रोविजन के नीचे ब्रैकेट में लिख दिया। अगर टाइम आपके पास में कम है तो आप सिंपल सी एक चीज करो कि प्रोविजन के नीचे बस ब्रैकेट में केस लॉ का नाम लिख दो, अगर याद है तो ठीक। अगर आपके पास में टाइम है, क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो 7 नंबर वाले में आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा। अब 7 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछा गया उस पर बेस्ड कोई केस लॉ है, तो उसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख दो कि ये जो प्रिंसिपल है ना, ये प्रिंसिपल कौन से केस को सपोर्ट करता है, उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दो, वहां पे कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था उसको। ये कंपलसरी नहीं है बेटा, देखो मैं यहां पर आपको राइटिंग प्रैक्टिस करा रहा हूं, मैं हर तरीके की चीज आपको ब्रीफ करूंगा कि आपको कम समय है तो आपको क्या करना चाहिए, ज्यादा समय बच रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए आपको क्या क्या कर सकते हो, ठीक है, आप अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए क्या कर सकते हो, मैं हर एक चीज आपको ब्रीफ करूंगा, वहां पर आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से ऑप्शन पे एक्सरसाइज करनी है। अगर उसको उसके लिए एक पैरा एक्स्ट्रा बना सकते हो, अगर आपके पास में इतना टाइम है और 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया तो उसके लिए अगर एक पैरा बना सकते हो तो एक पैरा इसका एक्स्ट्रा बनता है, अगर ये 7 नंबर का क्वेश्चन है तो। मेरी बात समझ में आ रही है ना। और अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको खा जाओ, फिर ब्रैकेट में वही लिखो, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सब लोगों को समझ में आ रही है ना बात। अगर एक्स्ट्रा टाइम है, ज्यादा मार्क्स का है, तो फिर आप उस केस में कर सकते हो, ठीक। उसके बाद में आपने यहां पर मेंशन किया सोशल एग्रीमेंट है तो उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते, ठीक। बाद में आपने बोल दिया कि भाई अगर ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पार्टी थी तो आपने उसका डिसीजन दे दिया, राधा कुड स्यू देम टू रिकवर द लॉस, ठीक। तो आपने प्रोविजन लिखा, फैक्ट लिखा, फिर आपने दोनों का यहां पर डिसीजन दे दिया। उसके बाद में एक कंक्लूजन में दोनों सिचुएशन में अलग अलग बता दिया, राधा कैन नॉट रिकवर डैमेजेस, और कॉन्ट्रीब्यूटरी पार्टी में द एग्रीमेंट वुड बिकम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और राधा वुड हैव द राइट टू सीक कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस सफर। ये अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है तो ये पूरे के पूरे 7 नंबर आपको मिलेंगे। दोनों में फर्क समझ में आया, 7 नंबर के क्वेश्चन में और 4 नंबर के क्वेश्चन में। 4 नंबर के क्वेश्चन को आप लिखोगे तो एक पेज से ज्यादा नहीं। बिल्कुल बेटा, केस लॉ को तो आपको समझना ही समझना है। आप केस लॉ में समझ आपको तभी आएगी जितना आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक। तो अब देखिए यहां पर एक देखिए डिफरेंस दिया हुआ है यहां पर, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन आएंगे उसको आपको कोशिश करनी है ऐसे ही सॉल्व करना है, बेसिस वॉइड एग्रीमेंट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट।
बिल्कुल। फोर्थ में अगर 4 मार्क्स का है तो केवल नाम लिख देना, 7 मार्क्स का है तो एक पैरा और ऐड कर देना। बिल्कुल। निहाल देखो ये कंपलसरी नहीं है। निहाल ने देखो पूछा है कि केस लॉ को आंसर में एक्सप्लेन करने की जरूरत ही क्या है। कभी एक चीज समझना, एक तुमने पढ़ा होगा जो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये वाला चैप्टर पढ़ा है ना, उसमें एक प्रोविजन है टाइप ऑफ लॉस, उसमें एक कस्टम वाला पढ़ा होगा, सॉरी उसमें एक आपने कॉमन लॉस पढ़े होंगे। कॉमन लॉस का देखो मतलब क्या होता है। कॉमन लॉस का मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, तो अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को जो लोकल, जो डोमेस्टिक, ये आपकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, जो हाई कोर्ट होगी, वो फॉलो करेगी। अगर कल को उसी केस से मिलता जुलता जो है वो हाई कोर्ट के पास में मैटर आ गया या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में मैटर आ गया, तो वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को फॉलो करेगी। अब वो अपने डिसीजन में बोलेगी क्या, वो अपने डिसीजन में बोलेगी कि देखिए इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, इस वजह से हम ये डिसीजन दे रहे हैं। मेरी बात को कनेक्ट करने की कोशिश करना निहाल, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज रहती है कि केस लॉ का नाम ना बिल्कुल मत लिखो, अगर याद नहीं आ रहा है तो बिल्कुल मत लिखो, कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन हम लोग बेस्ट के लिए जब जाएंगे तब हम लोग अच्छा कर पाएंगे। तो मैं आपको बेस्ट की तैयारी के लिए बता रहा हूं। अगर आप उस पे बेसिस पे कोई केस लॉ है तो उस केस लॉ का नाम लिखने से, केस लॉ को मेंशन करने से इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। फुल मार्क्स 7 में से 7 नंबर ऐसे नहीं मिलते हैं। सेक्शंस होने चाहिए, केस रेफर केस लॉज होने चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। वरना सिंपल से तो कुछ भी लिख करके चले आओ, प्रोविजन लिख दो, फैक्ट लिख दो, डिसीजन लिख दो, फैक्ट भी मत लिख दो, प्रोविजन लिखो और डिसीजन दे दो। मेरे पास में बहुत सारी कॉपियां आई, मैंने देखा कि बच्चों ने प्रोविजन लिख दिया 4 लाइन में, 2 लाइन में डिसीजन दे दिया, 7 नंबर का क्वेश्चन 6 लाइन में आपने दे दिया। अब आपके समझ में तो आप बिल्कुल सही करके आए हो, लेकिन आप खुद बताओ क्या उन 6 लाइनों में मैं आपको 7 नंबर दूंगा? किस बात के आपको 7 नंबर दूं? मैं तो आपको मुश्किल से 2 से 3 नंबर दूंगा। ठीक है, और इसी वजह से केस लॉ लिखा जाता है ताकि ये चीज समझ में आए कि भाई इसी तरीके का केस यहां पर हुआ था और यहां की कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया। बिल्कुल प्रेजेंटेशन मैटर करती है नमन। ठीक है, तो 100 में से 100 का अटेम्प्ट करके आना है और अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके आना है। अब देखिए जो डिफरेंस वाले पे बात आते हैं, डिफरेंस में कुछ चीजें आप याद रख लो। अगर डिफरेंस आएगा तो मीनिंग आपको करनी, जैसे इसमें कई स्टूडेंट्स के साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि वो बेसिस के पॉइंट्स भूल जाते हैं। अब जब बेसिस के पॉइंट्स भूल जाते हैं तो उनके दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि यार अब क्या करें। तो देखो मीनिंग ये हमेशा याद रखो। मीनिंग इसके, जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स आपको हर एक डिफरेंस में मिले लगभग लगभग। तो इसमें अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो या एग्जाम में, वैसे तो आप जब सारे पढ़ करके जाओगे तो आपको सब समझ में आएगा, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसी कभी सिचुएशन पड़ जाए कि डिफरेंसेस पूछे गए और डिफरेंसेस के बेसिस नहीं याद आ रहे हैं, तो मीनिंग, लीगल कंसिक्वेंसेस और एग्जाम्पल, और अगर सेक्शन याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो 4 पॉइंट हो गए। दूसरा, अब देखो जब डिफरेंस पूछा जाता है ना, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे सपोज करिए कि इसमें पूछा गया डिफरेंस बिटवीन void एग्रीमेंट एंड void कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये डिफरेंस मान लीजिए पूछा गया, अब आप बेसिस नहीं बना पा रहे हो या पॉइंट्स बनाना भूल गए, तो देखिए यहां पर एग्जामिनर जो पेपर सेट हुआ है उसकी इंटेंशन क्या है? उसकी इंटेंशन ये है कि आप वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्रिएट करो। 2 नंबर का ये है, 2 नंबर का ये है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप बेसिस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करो, आप हेडिंग डालो। ये मैं बुरी से बुरी कंडीशन में बता रहा हूं कि क्वेश्चन को छोड़ने की नौबत नहीं आनी चाहिए, और डिफरेंस वाले में मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। इस वजह से आप वॉइड एग्रीमेंट हेडिंग डालो और वॉइड एग्रीमेंट को एक्सप्लेन कर दो। फिर पैराग्राफ चेंज करके फिर हेडिंग डालो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट
और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को आप एक्सप्लेन कर दो। अगर डिफरेंस भी पूछा गया है तो डिफरेंस को भी आप इन दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट बिल्कुल सही लिखा है, 2 नंबर इसके मिल गए, 2 नंबर इसके मिल गए, क्योंकि आपको बस उसको वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को बताना था। और हमेशा याद रखिए, पहले पूछा जाता था डिफरेंस, अब डिफरेंस नहीं पूछा जाता, पूछा जाता डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश्ड टर्म इज वाइडर देन द वर्ड डिफरेंस। डिस्टिंग्विश में डिफरेंस भी इंक्लूड होता है, आइडेंटिफिकेशन भी इंक्लूड होती है, दोनों। तो अगर आप दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाइड करो तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कोशिश आप यही करो, बेसिस में करो, लेकिन अगर बेसिस में दिक्कत है तो आप पैरा में भी कर सकते हो। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखिए इतने क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे। अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि आज हम लोगों ने जितना भी पढ़ा या आज के टॉपिक्स हम लोगों ने जितने भी किए हैं, एक आध टॉपिक थोड़े से कम रह गया क्योंकि मुझे लगा था कि मैं वॉइड और वॉइडेबल को भी आज आपको बता दूंगा, लेकिन खैर चलिए उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आपको प्रैक्टिस शीट अभी डीसी ऐप पे मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें ये जितने भी क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किए हैं ये तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा एक शीट एक्स्ट्रा होगी, उसमें भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए होंगे। आपको क्या करना है कि जितना मैंने आपको आज क्लास में करवाया, जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम लोग डेली करेंगे, उतना डेली बेसिस पे आपको रिवाइज करना है अच्छे से। हाँ यश, मैं वही बता रहा हूँ, जितने प्रोविजन हम लोगों ने क्लास में किए हैं उतने प्रोविजन आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। कुछ चीजें अगर मैंने खुद से पढ़ करके आने के लिए बोली हैं तो उसको खुद से घर पे अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद में पढ़ने के बाद में बुक को बंद कर दीजिए, और बुक को बंद करने के बाद में प्रैक्टिस शीट्स को खुद से आपको सॉल्व करना है। कोशिश करिए कि ये और वो, ये दोनों, क्योंकि देखो हर चैप्टर के अगर हम लोगों ने 15-15 20-20 क्वेश्चन कर लिए, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, कुछ चैप्टर से हम लोग 5-10 क्वेश्चन करेंगे, कुछ चैप्टर से 15-20 क्वेश्चन करेंगे, टोटल मिलाकर के अगर हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लगभग 300-400 क्वेश्चन एग्जाम से पहले, तो इसका मतलब हमारी तैयारी अच्छी हो गई। 300-400 क्वेश्चंस को अगर आपने लिख करके सॉल्व किया है ना, तो अब आप खुद समझो 300-400 प्रोविजंस भी नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इतने क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्लास में भी और घर पे भी, कि ताकि हर एक प्रोविजन से एक क्वेश्चन हमने घर पे किया। अब बिल्कुल दिनेश, जो क्वेश्चन पीडीएफ में है उनको भी, और जो क्वेश्चन अलग से हैं उनको भी। ऐसी सिचुएशन में प्राची, अगर 4 मार्क्स का डिफरेंस आता है ना, तो मैं जब स्टूडेंट था तो मैं हमेशा क्या करता था कि एक एक्स्ट्रा ही लेकर के चलता था। 4 मार्क्स का है, 4 ही लिख करके चले आए तो थोड़ा सा खराब भी लगता है, तो मैं एक एक्स्ट्रा दे करके चलता था, मैं 5 पॉइंट्स लिखता था। वैसे 4 भी लिख दोगे तो भी कोई गलत नहीं, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। आज पहली क्लास से हम लोग फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कल होगी आपकी 4 बजे। हाँ पूछो ध्रुव। बेटा कविश उसमें भेजनी है आपको, ऐप में, डीसी ऐप है उसमें। देखो केवल एक चीज समझना, मैं एक बस बहुत जल्दी, बस 2 मिनट आपका समय लूंगा, 2 मिनट में आपको फ्री करूंगा, ठीक है। 1.5 घंटे की क्लास थी, 2 घंटे हो गए। एक चीज समझना, सबसे पहले तो कभी भी मॉड्यूल से आप रिवाइज करो, ठीक है। तो मॉड्यूल से रिवाइज करने के बाद में, मॉड्यूल से रिवाइज जब आप करो तो अच्छे से एक बार रीडिंग करो, अच्छे से एक बार आपने पढ़ लिया, ठीक है। पढ़ने के साथ में जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहे हैं, उसके जो कीवर्ड्स दिख रहे हैं, जो लैटिन टर्म दिख रहे हैं, ठीक है, उसको आपने एक अंडरलाइन कर लिया, और हर एक वर्ड का, हर एक शब्द का आपको मतलब समझ में आना चाहिए। आप जब रटने की इंटेंशन से बेटा उसको पढ़ोगे ना तो कभी नहीं रट पाओगे, लेकिन आप जब समझने की इंटेंशन से उसको पढ़ोगे कि हमें हर एक शब्द का मतलब समझ में आना चाहिए, हर एक वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए, तो जब हर एक शब्द का आपको मतलब समझ में आ जाएगा ना तो चीजें अपने आप याद हो जाती हैं।
क्लियर सबको? तो चलिए, अगर कुछ और डाउट भी हैं तो उसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पर कल मिलते हैं, कल उसको और भी डिस्कस करेंगे। आज पहली क्लास थी, आगे हम लोग बढ़ेंगे और कल से थोड़ा सा स्पीड पे पकड़ेंगे। आज पहली क्लास ही तो मैंने बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ी नहीं और आप लोगों को थोड़ा बहुत ब्रीफ भी करना था। नेक्स्ट कल की क्लास में थोड़ी सी हम लोग स्पीड पकड़ेंगे, क्योंकि 30 दिनों में पूरा का पूरा बिजनेस लॉ खत्म भी करना है, प्लस राइटिंग में और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको हम लोग कल सॉल्व करेंगे। और मैं, आप परेशान मत हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं अभी आगे आने दो, धीमे धीमे पेशेंस रखो। कुछ क्वेश्चन में आपको सरप्राइजली ऐसे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे जिसको फिर हम लोग क्लास में खुद मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करके दिखाऊंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा पेशेंस लेकर के आपको चलना पड़ेगा। तो चलिए, कल मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।